द सीईओज ऑब्सेशन अर्जुन। अध्याय 71। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। शीर्ष 10 खूबसूरत महिलाएं जो मैथाई रिंग्स में छाई रहती हैं। ब्रेनबेरीज। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। दोपहर के भोजन के बाद जब मैं कार्यालय लौटा तो पहले से ही 1:30 बजे थे। दोपहर के अवकाश के दौरान अधिकांश लोगों ने अपनी डेस्क पर थोड़ी देर की झपकी लेना या अपनी कुर्सियों पर आराम करना पसंद किया। हालांकि जैसे ही अर्जुन रायजादा कार्यालय वापस आया, उसे फेंग जीक्सियाओ का फोन आया। भाई अर्जुन, क्या आपने नहीं कहा था कि आपने यूनिवर्सिटी सिटी में हॉटपॉट रेस्तरां पहले ही जीत लिया है? मैं कई दिनों से घर पर इंतजार कर रहा हूं और अभी तक तुम्हारा कोई पता नहीं चला है। फेंग जीक्सियाओ बहुत चिंतित था क्योंकि उसने पहले ही छोटे भाइयों के सामने दावा कर दिया था कि वे 3 दिनों के भीतर इस जगह को चलाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब लगभग तीसरा दिन था और अगर अर्जुन रायजादा ने जल्द ही अनुबंध पूरा नहीं किया तो उसे डर था कि वह अपने छोटे भाइयों के बीच विश्वसनीयता खो देगा। मैं पिछले 2 दिनों से बहुत व्यस्त रहा हूँ। ठीक है, मैं अब शिनहाई अपार्टमेंट वापस जाऊंगा। प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करना। अर्जुन रायजादा ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। अपनी छोटी सी ऑटो चलाते हुए वह शिनहाई अपार्टमेंट की ओर तेजी से बढ़ा। प्रवेश द्वार पर उसने फेंग जीक्सियाओ की पतली आकृति को पीले रंग की टैंक टॉप और धारीदार शॉर्ट्स पहने हुए गेट पर धूम्रपान करते हुए देखा। अर्जुन रायजादा की कार को आते देख उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत सिगरेट को चल दी और अर्जुन रायजादा की ओर हाथ हिलाया। भाई अर्जुन, इधर आओ। फेंग जीक्सियाओ ने जल्दी से हाथ हिलाया। अर्जुन रायजादा ने खिड़की नीचे की और कहा, तुम लड़के काफी उत्सुक हो, है ना? हे, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी छोटे भाई भी उत्सुक हैं। फेंग जीक्सियाओ मुस्कुराया। पब फ्यूचर विज्ञापन। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अर्जुन रायजादा ने तुरंत कार परिसर में पार्क कर दी। दोनों ऊपर गए और अर्जुन रायजादा ने सीधे एक अनुबंध निकाला। सफेद कागज पर काली स्याही अब धूल से ढक गई थी। फेंग जीक्सियाओ ने आश्चर्य से अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, भाई अर्जुन, आपने वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण चीज डेस्क पर पड़ी छोड़ दी। ओह, मेरा घर इतना सुरक्षित है, यहाँ चूहे भी नहीं आना चाहते। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और फ्रिज से ठंडी बियर के 2 कैन निकाले और एक फेंग जीक्सियाओ की ओर फेंक दिया। ठंडी होने के लिए थोड़ी बर्फ जैसी ठंडी बियर पी लो। बस बियर के लिए किसके पास समय है? मुझे जल्दी से हॉटपॉट सिटी पर कब्जा करना होगा। फेंग जीक्सियाओ ने घबराहट में कॉन्ट्रैक्ट पैक किया और जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। फेंग जीक्सियाओ को इस मामले में उत्तेजित देखकर अर्जुन रायजादा को अंदर से खुशी हुई। यदि उसने अर्जुन रायजादा ने इतनी अच्छी जगह पाने के लिए इतनी परेशानी उठाई होती और उसे इसकी परवाह नहीं होती तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। दोपहर का भोजन और अब बियर पीने के बाद खिड़की के बाहर बह रही दक्षिण पश्चिमी हवा अर्जुन रायजादा को लगभग नींद में सुला रही थी। वह सोफे पर लेट गया। काम पर वापस जाने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार मैं पर्यवेक्षक हूं। अधिकारी होने के अपने फायदे हैं। यदि मैं चाहता हूं तो काम पर जाता हूं और यदि नहीं चाहता तो काम छोड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता हूं। इसके साथ ही वह पूरी दोपहर सोता रहा। दोपहर के अंत में जब रियो ओबरॉय ने अपना व्यस्त दिन समाप्त कर लिया तो उसने अपनी अंगुलियां खींची और अपनी घड़ी देखी। अर्जुन रायजादा कहाँ है? रियो ओबरॉय ने लिन जिवेन से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। श्री ली, क्या वह बिक्री विभाग में नहीं है? लिन जिवेन ने उत्सुकता से रियो ओबरॉय को देखा। मुझे पता है कि मैं पूछ रही हूं कि वह वहां कैसा कर रहा है, रियो ओबरॉय ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और आंतरिक रूप से वह खुद से बहुत असंतुष्ट थी। होश में आने के तुरंत बाद वह उस धूर्त आदमी के बारे में कैसे सोच सकती थी? रियो ओबरॉय ने दराज खोली और अर्जुन रायजादा द्वारा हस्ताक्षरित बिक्री अनुबंध को देखा। उसके मुंह के कोने अनायास ही थोड़े से ऊपर उठ गए। श्री ली, मुझे पूरा यकीन नहीं है। लिन जिवेन को अजीब लगा। कोई बात नहीं, चलो अभी जाकर देखते हैं। रियो ओबरॉय ने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दोनों तुरंत लिफ्ट से बिक्री विभाग में चले गए। वहां के लोगों का अत्यधिक व्यस्त रहना तथा अक्सर ओवरटाइम काम करना आम बात थी। यदि वे आसपास नहीं होते तो आमतौर पर वे व्यवसाय के सिलसिले में बाहर जाते हैं। जब रियो ओबरॉय और लिन जिवेन सल्स टीम 1 के कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और वहां पूरी तरह से अंधेरा था। इसके विपरीत सल्स टीम 2, टीम 3 और अन्य टीमें अभी भी लगन से काम कर रही थीं।
शीर्ष 10 खूबसूरत महिलाएं जो मैथाई रिंग्स में छाई रहती हैं। ब्रेनबेरीज। क्या हो रहा है? रिया ओबरॉय दंग रह गई और पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई। श्री ली, शायद क्योंकि अर्जुन रायजादा का पहला दिन है, वे जश्न मनाने के लिए बाहर गए होंगे। लिन ज़िवेन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सल्स टीम 2 के मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए झुके। श्रीमान ली, तुम्हें पता नहीं होगा, टीम 1 का मैनेजर पूरी दोपहर से अनुपस्थित है, इसलिए उनकी टीम को ऊपर से कोई काम नहीं मिल सका और उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। लानत है, रिया ओबरॉय ने दांत पीसते हुए कहा और चली गई। लिन ज़िवेन ने टीम 2 के मैनेजर को गुस्से से घूरा, फिर रिया ओबरॉय के पीछे पीछे तेजी से चली गई और गुस्से से बोली, कंपनी एक महत्वपूर्ण समय से गुजर रही है और यह आदमी पूरी दोपहर काम पर नहीं आता है। वह तो पूरे कार्यालय को ही गायब कर देता है। नहीं, मैं उसे ऐसा करने से कतई नहीं छोड़ सकता। श्री ली, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिन ज़िवेन ने उत्सुकता से पूछा। मैं कल सुबह बिक्री विभाग के परियोजना प्रबंधक को अपने कार्यालय में बुलाऊंगा। मुझे टीम 1 पर कुछ दबाव डालने की जरूरत है। रिया ओबरॉय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी निगाहों से एक ठंडी चमक निकल रही थी और वह धीरे से मुस्कुराए। अर्जुन रायजादा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। श्री ली, अर्जुन रायजादा के लिए यह बहुत ज्यादा दबाव हो सकता है क्योंकि उसने अभी अभी शुरुआत की है, क्या आपको नहीं लगता? लिन ज़िवेन घबरा गया। अंदर ही अंदर वह अर्जुन रायजादा के पक्ष में थी, इसलिए जब रिया ओबरॉय ने उस पर दबाव डालने का उल्लेख किया तो लिन ज़िवेन तुरंत चिंतित हो गई। 72 अध्याय 69 अध्याय 067 आपने मुझे चोट पहुंचाई _2 मुझे लगता है कि वह इस नौकरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। रिया ओबरॉय ने नाक भान सिकोड़ी और फिर लिन ज़िवेन से कहा, ठीक है ज़िवेन, काम से छुट्टी का समय हो गया है। ये कहने के बाद रिया ओबरॉय मुड़ी और लिफ्ट में प्रवेश कर गई। लिन ज़िवेन को वहीं अकेला छोड़ दिया। जैसे ही रिया ओबरॉय लिफ्ट में दाखिल हुई, लिन ज़िवेन ने जल्दी से अर्जुन रायजादा को फोन किया। अर्जुन रायजादा सोफे पर आराम से लेटा हुआ था, उसके दोनों पैर 8 के आकार में फैले हुए थे। उसका बायां हाथ और पैर दोनों जमीन को छू रहे थे, उसका पूरा शरीर एक जटिल नींद की मुद्रा में था। अचानक सोफे पर रखा फोन जोर से कंपन करने लगा। अर्जुन रायजादा सोफे से लुढ़क गया, सहजता से फोन पकड़ लिया, सावधानी से चारों ओर देखा, फिर आलस से कॉल का जवाब दिया, हेलो, कौन है? अर्जुन रायजादा, ये लिन ज़िवेन है। आज दोपहर आप कहाँ गए थे? तुम काम पर क्यों नहीं आए? लिन ज़िवेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अरे सहायक लिन, मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूँ, मुझसे ऐसे निजी सवाल क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन रायजादा ने जानबूझकर लिन ज़िवेन को चिढ़ाया। अब वह पूरी तरह जाग चुका था और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा भले ही लिन ज़िवेन रिया ओबरॉय जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी वह कंपनी में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी और उसका व्यक्तित्व रिया ओबरॉय जितना कांटेदार नहीं था। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि असिस्टेंट लिन को मुझ पर मोह हो गया है? अरे, हालांकि मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं निश्चित रूप से आसान नहीं हूँ। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं 2 लोगों के लिए एक सौदा, एक फ्लैट दर 500 युआन प्रति रात की पेशकश कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ उन्नत कदमों के साथ परम संतुष्टि की गारंटी देता हूँ, कोई समस्या नहीं। मोम का खेल, चाबुक, रानी, मैं सभी के लिए खुला हूँ। बेवकूफ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिन ज़िवेन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। सौभाग्यवश वहां आसपास कोई नहीं था, अन्यथा वे कल्पनाएं करने लगते। लिन ज़िवेन ने गुस्से से कहा, मैं आपको सच बताऊं, श्रीमान ली को पता चला कि आप आज दोपहर काम पर नहीं आए। बस इसके लिए प्रतीक्षा करें। श्री ली ने कहा कि वह आप पर दबाव डालने जा रहा है। आप इसका ध्यान रखना। इतना कहने के बाद लिन ज़िवेन ने तुरंत फोन काट दिया। वह लिफ्ट के सहारे झुक गई और हौंफने लगी। अर्जुन रायजादा की टिप्पणी से वह बहुत असहज महसूस करने लगी थी। उसके दिमाग में बार बार अर्जुन रायजादा की कोड़ा पकड़े हुए छवि उभर रही थी। वह कांप उठी और फिर जल्दी से लिफ्ट में घुस गई। उसने यह नहीं देखा कि उसका चेहरा उसके कानों की तरह लाल हो गया था, बल्कि उसकी गर्दन तक लाल हो गया था। रिया ओबरॉय पार्किंग स्थल पर पहुंची और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
अंततः जैसे किसी शक्ति से ग्रस्त होकर वह शिनहाई अपार्टमेंट में अर्जुन रायजादा के निवास पर पहुंची। शिनहाई अपार्टमेंट पहुंचने के बाद रिया ओबरॉय को अचानक एहसास हुआ जैसे कि वह एक सपने से जाग रही हो। अजीब बात है, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? जैसे ही वह जाने वाली थी, रेहा ओबरॉय ने मन ही मन सोचा, चूंकि वह वहां थी तो क्यों न ऊपर जाकर खुद देख लिया जाए। इस प्रकार रिया ओबरॉय सीधे परिसर में पहुंच गया। अर्जुन रायजादा शाम के 5:30 बजे तक सोता रहा, जब उसे अचानक याद आया कि उसने उस सुबहली तेनू और अन्य सुरक्षा गार्डों को भोजन कराने की योजना बनाई थी। इनमें से अधिकांश सुरक्षा गार्ड बहुत कम कमाते थे, ज्यादातर सेना से सेवानिवृत्त थे, बिना किसी कनेक्शन या पिछले दरवाजे के। उनके लिए एकमात्र विकल्प सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना था। सुरक्षा को हमेशा सबसे कम संभावनाओं वाला कार्य माना जाता रहा है। अर्जुन रायजादा को उन पर दया नहीं आई, लेकिन उन्होंने अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक समझा, खासकर इसलिए क्योंकि ली तेनू कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे ही वह ली तेनू को बुलाने वाला था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अर्जुन रायजादा ने सोचा कि यह बच्चा फैंग जीक्सियाओ लौट रहा है। वह सिर्फ अंडरवियर में दरवाजा खोलने गया। आखिरकार वे सभी पुरुष थे और एक दूसरे को अंडरवियर में देखना काफी सामान्य बात थी। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अर्जुन रायजादा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। बाहर खड़ी कोई और नहीं बल्कि उनकी खूबसूरत महिला सीईओ रिया ओबरॉय थी। रिया ओबरॉय अर्जुन रायजादा को नंगे सीने और केवल एक टेढ़ी मेढ़ी अंडरवियर पहने देखकर चौंक गई और घबराहट में चिल्लाई। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपने हाथ से उसके होंठ ढक दिए और उसे अपनी ओर खींच लिया। यदि रिया ओबरॉय की चीख ने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित कर लिया, तो वह पीली नदी में कूदने पर भी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा। उसे पहले वार करना था, इस छोटीनी को अंदर खींचना था और फिर धीरे धीरे समझाना था। जैसे ही अर्जुन रायजादा ने उसे खींचा, रिया ओबरॉय का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अब तो हद हो गई, आज मैं इस प्लेबॉय के हाथों में पड़ने वाली हूँ। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को पकड़ लिया, लगभग उसका पूरा शरीर उठा लिया, फिर दरवाजे को लात मारकर बंद कर दिया। उसने रिया ओबरॉय को सोफे पर धकेल दिया और उसे घबराया हुआ और उत्साहित देखकर कहा, श्रीमान ली, मेरी व्याख्या सुनो। मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सचमुच बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? रिया ओबरॉय ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर तुरंत महसूस किया कि यह सही नहीं था और इसके बजाय उसने सिर हिलाना शुरू कर दिया। मैं अब छोड़ दूंगा, चिल्लाना मत, ठीक है? अन्यथा यदि लोग गलत समझेंगे तो बुरा होगा। क्या ये ठीक है? अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर रिया ओबरॉय को देखा। रिया ओबरॉय, जिसका मुंह अर्जुन रायजादा से ढका हुआ था, केवल जोर से सिर हिला सकती थी। अर्जुन रायजादा ने फिर अपना मुंह खोला और अचानक महसूस किया कि उनकी निकटता कुछ ज्यादा ही थी। अनजाने में उनकी छाती एक दूसरे से दब गईं, जिससे अर्जुन रायजादा को रिया ओबरॉय के भरे हुए स्तनों से निकलने वाली गर्मी अपने शरीर पर महसूस हुई। अर्जुन रायजादा के नीचे रिया ओबरॉय ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसने जो गर्म सांस छोड़ी थी, वह उसके चेहरे पर लग रही थी। 73 अध्याय 69 अध्याय 067 तुमने मुझे चोट पहुंचाए _3 तुम मुझ पर दबाव मत डालो। रिया ओबरॉय ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अर्जुन रायजादा वास्तव में उठना नहीं चाहता था, न केवल सुंदरता के प्रति उसके जुनून के कारण, बल्कि इसलिए भी कि नीचे की ओर मौजूद उस घटिया चीज ने अपना सिर उठा लिया था। अरे, उठने का सबसे अच्छा समय तो अभी ही था। क्या यह मुझे रिया ओबरॉय के सामने शर्मिंदा करने का मौका नहीं दे रहा था? अर्जुन रायजादा ने नीचे देखा और उठने ही वाला था कि उसने रिया ओबरॉय की पूरी और गर्वित जोड़ी देखी, जो लेटने के दौरान उसके कॉलर से फिसल गई थी, जिससे 2 गोल और प्यारी सफेदी दिखाई दे रही थी, शुद्ध और दोषरहित, जिसने तुरंत अर्जुन रायजादा के दिमाग में एक ज्वाला जला दी, जिससे उसका शरीर नीचे ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि उसे कोई उत्तेजक पदार्थ दिया गया हो। रिया ओबरॉय चौंक गई और बोली, कमीने, तुम मुझे छड़ी से क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं किया। मैंने सचमुच नहीं किया। अर्जुन रायजादा लगभग रोने लगा था। अरे यार, मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया, लेकिन कौन मुझ पर विश्वास करेगा? रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा, तुम जल्दी से उठ क्यों नहीं जाते? इससे मुझे दुख हो रहा है। अर्जुन रायजादा शर्म से जल्दी से रेंगते हुए ऊपर आया और फिर अपने छोटे दोस्त को दोनों हाथों से ढक लिया, पूरी कोशिश की कि रिया ओबरॉय को उसकी समस्या के बारे में पता न चले। तुम अपने हाथों में क्या छिपा रही हो?
लाल गालों और हल्के से अपने लाल होंठ को काटते हुए रिया ओबरॉय की चंचल आंखें अर्जुन रायजादा के हाथों पर टिकी थीं, जबकि वह अपनी जांघों को ढंक रहा था। रिया ओबरॉय के सामने अपने खड़े सदस्य को उजागर करने से इनकार कर रहा था। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, कुछ भी छिपा नहीं है। हम देखो तुम कितने चालाक हो, तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो, जल्दी से कबूल करो। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को घूर कर देखा। ओह प्रिय, मेरी प्यारी दादी, मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं छिपाया है। हताशा में अर्जुन रायजादा ने बस अपने हाथ खोल दिए। उसका कच्छा उसके छोटे दोस्त द्वारा लगभग फुलाया गया, जो माउंट एवरेस्ट की तरह खड़ा था। रिया ओबरॉय अचंभित रह गई। पहली बार ऐसा क्रूर दृश्य देखकर उसका दिमाग खाली हो गया। अर्जुन रायजादा ने तत्काल कहा, चलो, आप कम से कम एक सुंदर महिला हैं, और आपके साथ इतने निकट संपर्क के बाद यदि थोड़ी सी भी शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ये या तो आपका अपमान है या मेरा, है ना? फट! रिया ओबरॉय अचानक हंस पड़ी। अपने लाल होठों को ढकते हुए उसने अर्जुन रायजादा की ओर एक आकर्षक नजर से देखा और कहा, कमीने, जाओ और अब एक जोड़ी पैंट पहन लो। क्या तुम इसी तरह मेरा सामना करते रहने की योजना बना रहे हो? अर्जुन रायजादा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो और वह जल्दी से बेडरूम में भाग गया। फिर जल्दी से अलमारी से एक जोड़ी पैंट निकाली और उसे पहन लिया। लेकिन पैंट के नीचे का उभार अभी भी उल्लेखनीय दिख रहा था। जब वह बेडरूम से बाहर आया तो रिया ओबरॉय पहले से ही अपने कपड़े ठीक कर चुकी थी और सोफे पर ठीक से बैठ गई थी। जब अर्जुन रायजादा बाहर चला गया तो रिया ओबरॉय की नजर फिर से उसके निचले हिस्से पर पड़ी। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। खांसी खांसी। अर्जुन रायजादा, तुम आज दोपहर काम पर क्यों नहीं गए? रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा। वह अर्जुन रायजादा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि मैं काम पर नहीं गया था? तुम आज दोपहर कंपनी में नहीं थे, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? रिया ओबरॉय ने भौहें चढ़ाईं। ये कमीना उसके सामने खुलेआम झूठ बोल रहा था। उसे पूरी तरह बेनकाब करना था। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, श्रीमान ली, चूंकि मेरा स्थानांतरण बिक्री विभाग में हो गया है, इसलिए काम का स्थान केवल कार्यालय तक ही सीमित नहीं है। ऑर्डर पाने के लिए तो बाहर जाना और मेहनत करनी पड़ती है ना? तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आज दोपहर आपके क्या परिणाम रहे? रिया ओबरॉय ने हल्के से कहा। हे निश्चिंत रहें, मुझे कंपनी के लिए पहले ही 1 लाख से ज्यादा का ठेका मिल चुका है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, यूनिवर्सिटी सिटी का वह हॉटपॉट शहर पुनर्निर्मित होने जा रहा है और वे अपनी सारी सामग्री हमारी कंपनी से खरीदने जा रहे हैं। तो क्या इसे परिणाम माना जाएगा? यद्यपि ये केवल 1 लाख से थोड़ा अधिक था, जो रिया ओबरॉय के लिए महत्वहीन लग सकता है, क्या कंपनी का लाभ प्रत्येक कर्मचारी के प्रयासों का परिणाम नहीं है? रिया ओबरॉय अर्जुन रायजादा के प्रयास को नकार नहीं सकी और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। डिंग डिंग डिंग। फोन की घंटी बजी और अर्जुन रायजादा को आश्चर्य हुआ कि यह ली तेनू का फोन था। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से कॉल का जवाब दिया, टाइम यू भाई, मुझे कुछ छोटी सी बात से निपटना है। अब आइए, जियांगहुई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर। हाँ, हम सड़क के किनारे ड्राफ्ट बियर और बारबेक्यू लेंगे। हे ठीक है, आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूँ। आप किसी के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हो? रिया ओबरॉय हैरान रह गई। हाँ, अगर श्रीमान ली को कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अर्जुन रायजादा काफी उत्साहित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग प्रसन्न होंगे। रिया ओबरॉय ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि आप किसी और के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रहा हूँ। हमारा समझौता याद रखो, अब तुम मेरे गुलाम हो। तुम्हारा फोन 24 घंटे चालू रहना चाहिए, मेरे फोन का इंतजार करते हुए। अगर आपने इसे बंद करने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मामला तुरंत झांग यांटों को पता चल जाएगा। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया। जल्दी से कई बार निगलते हुए खुद से सोच रहा था कि वास्तव में इस दुनिया में केवल खलनायक और महिलाओं को ही पालना मुश्किल है। 74 अध्याय 70 अध्याय 068 एक सुंदर महिला को देखना। रिया ओबरॉय की धमकी का सामना करते हुए अर्जुन रायजादा के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिर किसने अपना छोटा सा राज इस लड़की के हाथों में पड़ने दिया? अर्जुन रायजादा ने असहायता से सिर हिलाकर रिया ओबरॉय की मांग पर सहमति जताई।
रिया ओबरॉय के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, मानो वह कोई छोटी बच्ची हो जिसने अभी अभी कोई खेल जीता हो, जिससे उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान उभर आए। फिर वे दोनों नीचे चले गए। कार में बैठने से ठीक पहले रिया ओबरॉय ने अचानक अपना मन बदल लिया और अर्जुन रायजादा पर चिल्लाए, आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मैंने आज रात आपके साथ खाना खाने का फैसला किया है। अर्जुन रायजादा हैरान रह गया, रिया ओबरॉय को अविश्वास से घूरते हुए, मेरा मतलब है, बड़ी बहन, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा को आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है, है ना? अगर मैं कहता हूं कि मैं चिंतित हूं, तो मैं चिंतित हूं। रिया ओबरॉय ने हल्के से कहा, कार में बैठो, मेरे साथ चलो। अर्जुन रायजादा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। आखिर क्या वह उसका गुलाम नहीं था? चूंकि उसने पहले ही बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए उसे एक दास की जागरूकता की आवश्यकता थी। अर्जुन रायजादा एक कड़वे चेहरे के साथ ड्राइवर की सीट पर चढ़ गई, जबकि रिया ओबरॉय कार में बैठ गई। उसका चेहरा अभी भी एक गुलाबी मुस्कान से दमक रहा था। क्या वह इससे अधिक खुश हो सकती है? अर्जुन रायजादा को पीड़ा में देखकर उसे बहुत खुशी हुई, जो $10 मिलियन का ऑर्डर मिलने से भी ज्यादा थी। अरे, हम कहाँ जा रहे हैं? रिया ओबरॉय ने मुड़कर पूछा। जियांगहुआई विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार, अर्जुन रायजादा ने उत्तर दिया, बाहर की ओर देखते हुए मुश्किल से शब्द बोल पाया। कार की खिड़की के बाहर अचानक कई काली आकृतियां चमकती हुई दिखाई दी। अर्जुन रायजादा ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। भौहें चढ़ाते हुए अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से खुद से कहा, अजीब बात है, क्या मैं कुछ देख रहा हूं? रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को घबराते हुए देखा और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? कुछ खास नहीं, बस कुछ सुंदरियां देखी। अर्जुन रायजादा ने उत्साहहीनता से उत्तर दिया। आप अपने सामने एक बड़ी सुंदरता को अनदेखा करते हैं और इसके बजाय उन घटिया लोगों को देखते हैं। रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा, स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति और आकृति के बारे में बहुत आश्वस्त थी। जियांगहुआई शहर में रिया ओबरॉय को सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता था, विशेष रूप से जियांगहुआई शहर की सबसे सुंदर व्यवसाय महिला की उपाधि के साथ, जिसके कारण कई पुरुष उन पर मोहित हो जाते थे। वास्तव में मैंने ध्यान नहीं दिया, वह कहाँ हो सकती है? अर्जुन रायजादा ने दिखावा किया कि वह रिया ओबरॉय को सुंदर नहीं मानता और चारों ओर देखने लगा। रिया ओबरॉय इतनी चिढ़ गई कि उसने एक्सीलेटर पर अपना पैर जोर से दबा दिया। कार अचानक आगे बढ़ी। जी-फोर्स ने अर्जुन रायजादा को उसकी सीट पर वापस धकेल दिया। गुस्से में रिया ओबरॉय ने घोषणा की, अर्जुन रायजादा, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी पत्नी घमंडी नाक और चेहरे पर दाग होंगे। चिंता मत करो, अगर मुझे ऐसा कोई मिल भी गया तो वह निश्चित रूप से तुम नहीं होगे। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, क्योंकि वह उनकी बातचीत में एक अंक हासिल करने में कामयाब रहा था। गुस्से में रिया ओबरॉय का चेहरा लाल हो गया और उसने अर्जुन रायजादा से बात करना बंद कर दिया और तेजी से जियांगहुआई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। पलक झपकते ही वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। रात होते होते जियांगहुआई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के आसपास विक्रेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। विभिन्न प्रकार के फेरी वाले आपस में मिलजुल रहे थे, जिससे विश्वविद्यालय शहर के प्रवेश द्वार पर एक विशिष्ट दृश्य बन गया था। गाड़ी रोको, अर्जुन रायजादा ने तुरंत हाथ हिलाया। उसने ली तेनू और उसके दल को जियांगहुआई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करते देखा था। वह छोटा बदमाश अपने साथ 20 से अधिक लोगों को लाया था। मोमो के परिवार के बारबेक्यू स्टैंड में तो शायद बैठने की पर्याप्त जगह भी नहीं होगी, है न? रिया ओबरॉय उलझन में थी। यहाँ कोई रेस्तरां नहीं है। हम क्या खाने वाले हैं? आप नहीं समझेंगे। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, एक सीईओ के रूप में आप स्वाभाविक रूप से गरीब वर्ग के विशाल श्रमिक जनसमूह की खुशी को नहीं समझ पाएंगे। कौन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है? रिया ओबरॉय ने तुरंत कार को किनारे पर पार्क किया और फिर अर्जुन रायजादा के पीछे वाहन से बाहर निकल गई। जैसे ही वे जियांगहुआई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, एक सुरक्षा गार्ड ने तुरंत अर्जुन रायजादा की आकृति देखी और चिल्लाया, भाई टाई न्यू, अर्जुन रायजादा यहाँ है। हाँ, टाई न्यू। अर्जुन रायजादा ने ली तीनियू की ओर हाथ हिलाया। तुम छोटे लड़के, तुमने हमें सचमुच इंतजार करवाया। ली तेनू खिलखिलाकर हंसा। हाय, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, एक ऐसी पूंछ का पीछा करना जिसे मैं झटक नहीं सकता। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया।
लेकिन ली तेनू अचानक सतर्क हो गया। क्या तुम्हारा पीछा किया जा रहा है? क्या कोई परेशानी है? क्या आपको अपने भाइयों की मदद की जरूरत है? टाइनी यू, तुम्हारे बीच में आने पर भी शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा। अर्जुन रायजादा ने रियर ओबरॉय की ओर इशारा किया, जो बहुत दूर पीछे नहीं, एक संकोची ऑर्किड की तरह खड़ी थी। सस। ली तेनू ने तुरंत ठंडी हवा का एक झोंका लिया। उसकी आंखें गाय की तरह बड़ी हो गईं। उसका शरीर कांप उठा जब उसने कहा, भाई आप श्रीमान को लेकर आए। ली भी बाहर। मैं तो बस एक दुर्भाग्यशाली आदमी हूं, तुम में से कोई भी नहीं समझता। चलो अपना अपना खाना खा लेते हैं। अर्जुन रायजादा ने ली तेनू के कंधे पर थपथपाया। श्री ली, सुरक्षा गार्डों ने एक के बाद एक रियर ओबरॉय का अभिवादन किया। रियर ओबरॉय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अर्जुन रायजादा, उस बेवकूफ ने तो ये भी नहीं बताया था कि यहाँ सुरक्षा कक्ष से बहुत सारे लोग आएंगे, है ना? अगर उसे पता होता कि वे यहाँ हैं तो वह निश्चित रूप से नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि आज उनकी छवि को धक्का लगेगा। रियर ओबरॉय ने अजीब तरीके से सिर हिलाया। रियर ओबरॉय के ठंडे व्यवहार के कारण सुरक्षा गार्डों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अर्जुन रायजादा के कहने पर सभी लोग लियू मोमो के परिवार के बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंचे। भाई अर्जुन, लियू मोमो, जो बारबेक्यू सामग्री के साथ अपनी मां की मदद करने में व्यस्त थी, ने अचानक अर्जुन रायजादा की आकृति देखी। वह तुरंत उछल पड़ी। लियू मोमो ने जियागुआई विश्वविद्यालय की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। नामांकन के बाद उन्हें यूनिफॉर्म दी गई और स्कूल ने छात्रों से नियमित रूप से यूनिफॉर्म पहनने की अपेक्षा की, अन्यथा उनकी कक्षा के अंक काट लिए जाते। इसलिए जब वे बाहर होते थे तब भी जियागुआई विश्वविद्यालय के छात्र अपनी वर्दी पहनते थे, जिससे छात्रों के बीच किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धी मानसिकता में काफी कमी आई। मोमो, आज भाई अर्जुन तुम्हारे परिवार के लिए बड़ा कारोबार लेकर आए हैं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। उसने आदतन अपनी बांह लियू मोमो के चारों ओर लपेट ली और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। ये छोटी नी, उसकी कमर बहुत पतली थी और उसमें एक भी अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। छूने पर यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक महसूस होती थी। अर्जुन रायजादा छात्रों को इतनी सुंदर और पतली वर्दी देने के लिए जियागुआई विश्वविद्यालय के प्रति आभारी थे। उन्हें छूने से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोमल त्वचा को सहलाया जा रहा हो। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा के शरारती हाथ को महसूस किया और जल्दी से उसके उत्पीड़न से मुक्त हो गई और कहा, भाई अर्जुन, तुम बहुत बुरे हो। हे। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और फिर ली तेनू और अन्य लोगों से कहा, दोस्तों बैठ जाओ। शर्म मत करो, बस इस जगह को अपने घर की तरह समझो। एक तरफ बैठी रियर ओबरॉय ने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो को गले लगाया था और उसकी आंखों में तुरंत एक अविश्वसनीय भाव प्रकट हुआ। यह आदमी इतना लापरवाह था। रियर ओबरॉय को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन रायजादा, ये तुम्हारी छोटी बहन है ना? ली तेनू ने हंसते हुए कहा। हाँ, मोमो मेरी बहन है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। ली तेनू ने जल्दी से कहा, वह सचमुच बहुत सुंदर है। भविष्य में उसे अवश्य ही एक अमीर और सुंदर पति मिलेगा। इस बातचीत के बाद रियर ओबरॉय को तुरंत राहत महसूस हुई। तो ये सुंदर युवा लड़की वास्तव में अर्जुन रायजादा की बहन थी। यदि ऐसा था तो ये बात समझ में आती है। अर्जुन रायजादा ने देखा कि रियर ओबरॉय वहीं स्तब्ध खड़ी थी, जबकि बाकी सभी लोग शांत हो गए थे। लगभग सभी टेबलें भरी हुई थीं, सिवाय एक के, जो विशेष रूप से रियर ओबरॉय के लिए आरक्षित थी। श्री ली, बैठो। क्या तुम्हें इस जगह की आदत नहीं है? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, रियर ओबरॉय ने गुस्से से कहा और फिर अर्जुन रायजादा के बगल में बैठ गई। इससे ली तेनू बुरी तरह डर गया। अर्जुन रायजादा, तुम बेवकूफ हो, ऐसी ठंडी सुंदरता क्यों सामने लाते हो? अब ये हमारी भूख को नष्ट करने जा रहा है। लेकिन अर्जुन रायजादा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने हाथ हिलाकर आदेश दिया, मोमो, 10 पाउंड गोमांस लाओ, प्रत्येक टेबल के लिए 3 पाउंड, फिर अन्य बारबेक्यू का मिश्रण और प्रत्येक टेबल के लिए ड्राफ्ट बियर का 1 केग। ठीक है। लियू मोमो ने तुरंत सिर हिलाया। इस माँ और बेटी ने कभी कोई दान स्वीकार नहीं किया। वास्तव में, यदि लियू मोमो इच्छुक होते तो बड़ी संख्या में परोपकारी लोग लियू परिवार के पास दान देने के लिए आते।
उनका उद्देश्य सरल था, उन्हें दान देना, यहाँ तक कि उन्हें घर या कार खरीदने में मदद करना, विश्वविद्यालय स्नातक होने तक उनकी बेटी का समर्थन करना। इसके बाद उसे या तो उनसे शादी करनी थी या फिर उनकी रखेल या दूसरी पत्नी बनना था। वे बहुत पहले ही दान के रूप में भीड़ की खाल में भेड़ियों को पहचान चुके थे, इसलिए उन्होंने किसी की भी मदद लेने से इनकार कर दिया। वे अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करना पसंद करते थे, भले ही ये थका हुआ था, लेकिन ये सम्मान और ईमानदारी का जीवन था। लियू मोमो व्यस्त होने लगे और श्रीमती लियू भी इधर उधर भाग रहा था। पन्नी में लपेटे गए गोमांस को तवे पर पकाया गया तथा लगभग पूरी ग्रिल को बारबेक्यू सामग्री से भर दिया गया। श्रीमती लियू की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज रात उन्हें बड़ी फसल मिलने वाली है। लियू मोमो ने ड्राफ्ट बियर तैयार करने में जल्दबाजी की, बड़ी कांच की बोतल को बड़ी मुश्किल से उठाया, फिर ठंडी बियर को अंदर जाने देने के लिए नल चालू कर दिया। अर्जुन रायजादा निष्क्रिय खड़े रहने में असमर्थ, तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। मोमो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से लियू मोमो के हाथों से बड़ी बोतल ले ली। ही धन्यवाद भाई अर्जुन। लियू मोमो के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं। उसने अर्जुन रायजादा के गाल पर एक त्वरित चुंबन दिया। ये दृश्य कुछ ही दूरी पर बेचैन रिया ओबरॉय ने देखा, जिसने एक बार फिर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अर्जुन रायजादा, वो बेवकूफ, वह वास्तव में। एक केक भरने के बाद अर्जुन रायजादा ने निर्णायक रूप से ढक्कन लगाया और मेज पर लाने से पहले स्टैंड स्थापित किया। वह हंसा और बोला, दोस्तों, ये बियर है, पीछे मत हटो, खूब पियो। आज ये श्री है। ली, कौन इलाज कर रहा है? वे सभी आश्चर्य से अर्जुन रायजादा को देखने लगे। रिया ओबरॉय आश्चर्यचकित हो गई, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोली, सब लोग खा लो। तियान्या ग्रुप में कड़ी मेहनत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, ये भोजन मेरी ओर से है। 75 अध्याय 71 अध्याय 069 मुट्ठी काटना। ली तेनू ने जल्दी से अर्जुन रायजादा को अंगूठा दिखाया, साथ ही उसकी ओर कुछ नजरें भी भेजी जैसे कि कह रहे हो, अर्जुन रायजादा, तुम धूर्त कुत्ते हो, ये सोचने के लिए कि तुम हमारे अमेरिकी सौंदर्य सीईओ को ठगने की हिम्मत करते हो। तुम सच में कुछ खास हो। अर्जुन रायजादा मुस्कुराई, रिया ओबरॉय को तिरछी नजर से देखा क्योंकि उसका चेहरा विशेष रूप से ठंडा लग रहा था। श्री ली, मुझे आपके लिए टोस्ट करने दो। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना गिलास उठाया और रिया ओबरॉय के लिए बियर डाली। रिया ओबरॉय चौंक गई और अजीब तरीके से पूछा, क्या ये ग्लास साफ है? क्या ये स्वास्थ्यकर है? और क्या इस बारबेक्यू जॉइंट के पास व्यवसाय लाइसेंस, स्वच्छता परमिट है? श्री ली, आप वास्तव में एक सम्राट हैं जो लोगों की पीड़ा से बेखबर हैं। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर कहा, हम सभी बस आम लोग हैं जो किसी तरह अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दुकान खोलने का किराया कितना होता है? क्या आप जानते हैं कि व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करने में कितना समय लगता है, कितने दादाओं से विनती करनी पड़ती है और कितनी दादी से विनती करनी पड़ती है? क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य परमिट के लिए वे कितना शुल्क लेते हैं? जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब हमारी कंपनी ने इन चीजों के लिए आवेदन किया तो ये बहुत जल्दी हो गया। रिया ओबरॉय दंग रह गई। हम सचमुच एक सम्राट लोगों की पीड़ा से बेखबर है। अर्जुन रायजादा ने आह भरते हुए कहा, बड़े उद्यम, राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित व्यवसाय, निश्चित रूप से उन्हें हरी झंडी मिलती है, यहाँ तक कि फास्ट ट्रैक भी। लेकिन क्या आप उन आम नागरिकों के बारे में जानते हैं जिनके पास न तो कोई संपर्क है और न ही कोई धन है? उनके लिए सबसे बुनियादी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भी उन्हें विलंब, खींचतान, अवरोधन और मांग का सामना करना पड़ता है। ये है। क्या ये वास्तव में इतना गंभीर है? रिया ओबरॉय अर्जुन रायजादा को देखकर आश्चर्यचकित थी। बेशक, अगर यह इतना गंभीर होता तो आपको पता नहीं चलता, अर्जुन रायजादा ने ठंडी आवाज में कहा और कहा, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, इस बारबेक्यू जॉइंट का खाना निश्चित रूप से उन रेस्तरां की तुलना में बहुत अधिक स्वच्छ है जिनके पास व्यावसायिक लाइसेंस हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य परमिट हासिल कर रखे हैं, कहीं अधिक स्वच्छ। ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा। रिया ओबरॉय ने कभी नहीं सोचा था कि सबसे साधारण प्रमाण पत्र प्राप्त करने में इतना खर्च हो सकता है।
रिया ओबरॉय ने एक नया गिलास लिया, उसे गीले कपड़े से बार बार पोंछा और चाहा कि काश वह उसे उबलते पानी से अच्छी तरह जला पाती। अर्जुन रायजादा ने अपना गिलास बियर से भरा, फिर हंसते हुए कहा, भाइयों आइए सबसे पहले हमारी प्यारी, सुंदर, तेजस्वी अमेरिकी महिला सीईओ के लिए टोस्ट करें। गर्जना गर्जना गर्जना, भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी, हर कोई उत्साह से गूंज रहा था। रिया ओबरॉय का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, उसकी सुंदरता में एक शर्मीली सुंदरता जुड़ गई जिसने उसे बस अनूठा बना दिया। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय के चेहरे को घूरते हुए महसूस किया कि यह महिला इतने सुंदर गालों और इतनी खूबसूरत छवि के साथ स्वर्ग को चुनौती दे रही थी। उसने अनुमान लगाया कि शायद हर आदमी उसके जैसी महिला से शादी करना चाहेगा। अफसोस की बात है। मूर्ख, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? रिया ओबरॉय ने भौहें चढ़ाईं। हे श्रीमान ली, क्या तुमने आंखों के लिए दावत वाली कहावत नहीं सुनी है? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। हम्फ। रिया ओबरॉय ने हल्के से खर्राटे लिए, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसने अर्जुन रायजादा को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अर्जुन रायजादा ने तुरंत दूसरों को उकसाया, टाइम न्यू, चलो पीते हैं। जरूर। ली तेनू ने ये देखकर कि रिया ओबरॉय सहज थी, अपने कपड़े उतार दिए और उसके नीचे एक बनियान दिखाई दी। वह हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी कद काठी मंदी जैसी थी और छाती से बालों का गुच्छा बाहर झांक रहा था, बेंच पर एक पैर पर खड़ा था और मुट्ठी बांधकर जोर से चिल्ला रहा था, सम्मान में एकजुट हो जाओ भाइयों, 3 पीच गार्डन, 4 मौसम भाग्य, 5 नेता, 6 चिकना, 7 सामंजस्य, 8 भोरे, 9 जुड़े हुए छल्ले, पूरा घर। अर्जुन रायजादा के साथ शराब पीने के खेल में प्रतिस्पर्धा करते हुए ली तेनू बुरी तरह हार गए। लगातार कई पेय पदार्थों के बाद ली तेनू का उत्साह फिर से बढ़ गया और आसपास के सुरक्षा गार्ड चिल्लाने और जयकार करने लगे। रिया ओबरॉय की आंखें खुशी से चमक उठी, ऐसा लग रहा था कि वह इस खेल का भरपूर आनंद ले रही थी। दोनों ने मुक्के मारे, पत्थर कागज कैंची खेला, ये सचमुच मजेदार लग रहा था। उसने पहले कभी इस तरह का खेल क्यों नहीं देखा या खेला? बिल्कुल नहीं, चलो इसे बदल देते हैं। ली तेनू ने तुरंत अपने दांत पीसते हुए कहा, अर्जुन रायजादा चलो धुन बदल देते हैं। जरूर, कोई बात नहीं, हम चाहे कितने भी बदल लें तुम हार जाओगे। अर्जुन रायजादा जोर से हंस पड़ा। लियू मोमो पीछे खड़े होकर श्रीमती की मदद कर रहे थे। लियू ने सफाई कर दी, जिससे उसे अर्जुन रायजादा के साथ जाने का समय नहीं मिला। फिर भी मोमो की निगाहें अर्जुन रायजादा पर टिकी रहीं। भले ही वह भाई अर्जुन के साथ शामिल न हो सकी, लेकिन चुपचाप पीछे से उसे देखना ही उसके लिए काफी संतोषजनक था। अर्जुन रायजादा को इतना खुश देखकर मोमो ने भी एक खुशी भरी मुस्कान प्रकट की। अरे, इस बार मैं बड़ी बंदूकें निकाल रहा हूँ। ली तेनू अचानक चिल्लाया। चलो, तुम्हारे पास जो भी बड़ी बंदूकें हैं, मैं उन्हें ले लूंगा। अर्जुन रायजादा हंसा। 2 लोगों के साथ बिस्तर पर रात भर जागते हुए, पैर हवा में, उंगलियां बेकाबू घूमती हुई, न तो किसी रिश्तेदार को पहचानते हुए, न ही पलटते हुए, अंदर बाहर। ली तेनू चिल्लाया, जिससे अर्जुन रायजादा स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, ये तो हार्डकोर था। उसने जल्दी से रिया ओबरॉय की ओर देखा। छोटी महिला की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वह इस ट्रिक में काफी दिलचस्पी ले रही थी। अर्जुन रायजादा को तुरंत एहसास हुआ कि छोटी महिला फिर से बदलने लगी थी, उसकी दिन की ठंडक से लेकर रात के समय की चंचलाकर्षण तक। इस तरह के बदलाव को स्वीकार करना सचमुच कठिन है। हाँ, यह क्या होना चाहिए? अर्जुन रायजादा ने ठंडी आवाज में कहा और कहा, इसे देखो, एक बिस्तर, 2 लोग सोते हैं, रात के अंधेरे में, 4 पैर, 5 मुंह, रजाई में फिसल गए, ऊपर सवार होकर, ऐसा नहीं करना, कितना असुविधाजनक है। हाँ, वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। यदि ली तेनू के शराब पीने के गीत को अभी भी छिपा हुआ माना जा सकता है, तो अर्जुन रायजादा का शराब पीने का आदेश बहुत अधिक कठोर था। अर्जुन रायजादा की बात सुनकर आसपास की महिलाएं भी लाल हो गईं। अर्जुन रायजादा के पीछे खड़ी लियू मोमो शर्मा गई और उसने मन ही मन सोचा, ये भाई अर्जुन वास्तव में बुरा है, क्या वह नहीं जानता कि वहां महिलाएं भी मौजूद हैं? लियू मोमो ने रिया ओबरॉय को देखा, और यद्यपि वह उसे नहीं जानती थी, वह रिया ओबरॉय की महान और उदासीन आभा से बता सकती थी कि यह महिला निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। लियू मोमो ने ईर्ष्या के साथ रिया ओबरॉय की प्रशंसा की और मन ही मन सोचा, ये बहन बहुत सुंदर है। रिया ओबरॉय ने जल्दी से अर्जुन रायजादा की बांह खींची और कहा, अर्जुन रायजादा, मुझे खेलना सिखाओ, मैं भी खेलना चाहता हूँ।
क्या तुम इसे संभाल सकती हो? अर्जुन रायजादा ने उसे संदेह से देखा और कहा, ये लोक संस्कृति में सबसे अश्लील शराब पीने और अनुमान लगाने वाला गीत है। कोई बात नहीं। रिया ओबरॉय ने उत्सुकता से सिर हिलाया। फिर उन दोनों ने एक के बाद एक वाक्य बोलते हुए मुट्ठी काटना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में रिया ओबरॉय लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। शुरू में सभी ने सोचा कि रिया ओबरॉय को इस तरह के भाव के साथ देखना दुर्लभ था, क्योंकि उन्होंने श्री रिया ओबरॉय को इस तरह के भाव के साथ कभी नहीं देखा था। ली पहले भी हंसती थी, लेकिन आज रात ऐसा लग रहा था कि वह हंसते हंसते लोटपोट होने वाली है। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय का हाथ पकड़ा और उसे ध्यान से बजाना सिखाया। रेहा ओबरॉय ने इसे जल्दी सीख लिया और सीख लिया। सबसे पहले अर्जुन रायजादा ने सांसारिक समाज में अपने अनुभव पर भरोसा करते हुए रिया ओबरॉय के खिलाफ कई बार जीत हासिल की, जिससे उसे काफी शराब पीने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन बाद में ये स्पष्ट हो गया कि अर्जुन रायजादा रिया ओबरॉय से पराजित हो गई, जिसने अपने उच्च आईक्यू और मनोविज्ञान के ज्ञान का लाभ उठाकर लगभग हर राउंड जीत लिया, जिससे अर्जुन रायजादा के लिए चीजें मुश्किल हो गईं। उस रात सभी ने पेट भरकर मांस खाया और शराब पी। यह अनुभूति सचमुच असाधारण थी। जियांगहुआई विश्वविद्यालय के बाहर सड़क पर शोरगुल था, क्योंकि वहां बहुत से लोग बारबेक्यू खा रहे थे या सड़क पर स्टॉल लगा रहे थे। वहां लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ था। हालांकि 8 बज चुके थे, फिर भी भीड़ सड़क पर घूम रही थी। बीप बीप बीप, एक तेज सीटी बजी। अचानक 2 सड़कों के दोनों छोर से पुलिस लिखी 2 मध्यम आकार की बसें आकर रुकीं। प्रत्येक बस से 1 दर्जन से अधिक लोग दंगा रोधी पोशाक पहने और लोहे के डंडे लिए हुए बाहर निकले। ठीक नहीं है, नगर प्रबंधन यहाँ है। नगर प्रबंधन को देखने वाला पहला व्यक्ति घबराहट में चिल्लाया। इस चीख पुकार से सड़क पर इधर उधर खड़े विक्रेताओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ ने अपनी गाड़ियों को तेजी से दूर धकेल दिया, जबकि अन्य ने अपना सामान जल्दी से पैक करना शुरू कर दिया। लियू मोमो के बारबेक्यू जैसे स्टॉल तो बस शहर प्रबंधन द्वारा तोड़ दिए जाने का इंतजार कर रहे थे। मोमो, जल्दी से सामान पैक करो और चलो, श्रीमती ने कहा। लियू लगभग रो पड़ा था। नगर प्रबंधन किसी भी समय आ सकता था, लेकिन उसने ठीक यही क्षण चुना जब आग बहुत तेज हो गई थी और सारी सामग्री ग्रिल पर रख दी गई थी। लियू मोमो भी घबरा गया और उसने जल्दी से बड़ी मात्रा में बारबेक्यू सामग्री को थैलों में भर लिया। नगर प्रबंधन ने सड़क के दोनों ओर से कार्यवाही की। उनका मार्ग निर्दयी आक्रामकता से भरा था। वे जो भी सामने आता उसे कुचल देते थे। उनका उत्पात अंडरवर्ल्ड गिरोहों की लड़ाई से भी अधिक रोमांचक था। कुछ स्टॉल मालिक अपने सामान को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते थे। आखिरकार यह उनकी बचत का प्रतीक था। यदि आर्थिक तंगी न होती तो कौन बेशर्मी से सड़क पर दुकान लगाता। शहर प्रबंधन की इस कार्रवाई का मतलब कुछ लोगों के लिए पूरे साल की बचत या उससे भी अधिक की हानि हो सकती है। अरे, अगर तुमने मेरा सामान तोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। एक हट्टा कट्टा आदमी तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन एक अकेला व्यक्ति इतने आक्रामक शहरी प्रबंधकों का मुकाबला कैसे कर सकता था। शहर के प्रबंधकों ने दंगा रोधी हेलमेट और अन्य उपकरण पहन रखे थे तथा वे युद्ध के लिए तैयार थे। शहर के प्रबंधकों की टीम का नेता, जिसका पेट फूला हुआ था, ठंडी हंसी हंसा और आदेश दिया, उसे पकड़ो, नीचे ले जाओ। हाँ, 3 नगर प्रबंधकों ने तुरंत उस आदमी को घेर लिया और उसे लोहे के डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह आदमी खून थूकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, यह क्या है? रिया ओबरॉय ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग राज्य के सिविल सेवक थे, जो राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करते हुए करदाताओं को पीट रहे थे। रिया ओबरॉय ने अविश्वास से अर्जुन रायजादा की ओर देखा और पूछा, वे कौन है? नगर प्रबंधन। अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, ये लोग कुत्तों से भी बदतर हैं। भाई अर्जुन, मेरी मदद करो। लियू मोमो एक बड़ी बोतल पकड़े हुए किनारे पर खड़ा था। अर्जुन रायजादा को उस पर दया आ गई और वह सामान को तिपहिया वाहन पर चढ़ाने में मदद करने के लिए दौड़ा। उसने जल्दी से कहा, आंटी मोमो, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। भाई अर्जुन, ये लोग हमेशा से घमंडी रहे हैं और इसके अलावा किसी की हत्या करना उनके लिए कोई अपराध नहीं है, इसलिए चलो जल्दी से चलते हैं। लियू मोमो ने जल्दी से अपना सामान पैक किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दंगा रोधी ढाल और डंडे लिए 2 शहर प्रबंधक पहले ही लियू मोमो के स्टॉल तक पहुंच चुके थे। दंगा रोधी हेलमेट पहने हुए 2 नगर प्रबंधकों ने पारदर्शी विजय के माध्यम से धमकी भरे अंदाज में कहा,
तुम बूढ़ी औरत, क्या तुम नहीं जानती कि यह जगह दुकान लगाने के लिए नहीं है? सचमुच यह असुधार्य है, इसे तोड़ डालो। 76 अध्याय 72 अध्याय 070 शहरी प्रबंधन अधिकारियों के साथ लड़ाई। जैसे ही वे बात कर रहे थे, जैसे ही दोनों व्यक्ति अपने लोहे की छड़ों से नीचे तोड़ने वाले थे, एक छाया चमकती हुई आई। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी छाती में एक जोरदार धमाका महसूस किया और इसके बाद वे कई मीटर दूर जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन रायजादा की आकृति अब लियू मोमो और उसकी बेटी के सामने खड़ी थी। ये पहली बार था जब लियू मोमो को अर्जुन रायजादा के पीछे खड़े होकर इतनी सुरक्षा महसूस हुई थी। चले जाओ तुम। यदि आप वास्तव में एक नगर प्रबंधन अधिकारी को मारने का साहस करते हैं, तो आप आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डाल रहे हैं। दोनों अधिकारी स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर बैठ गए, काफी देर तक उठने में असमर्थ रहे। अर्जुन रायजादा ठंडी हंसी हंसा, आपके माता पिता चमगादड़ की तरह अंधे रहे होंगे। क्या आपके शिक्षकों ने आपको कभी बुजुर्गों का सम्मान करना और युवाओं को संजोना नहीं सिखाया? बीप बीप बीप। दोनों अधिकारियों ने तुरंत सीटी बजाए और कुछ ही देर में कई अन्य अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। वे चिल्लाए, ये ठीक नहीं है, कोई शहर प्रबंधन अधिकारियों को मार रहा है। एक क्षण में सभी अधिकारी एक साथ एकत्र हो गए। टीम लीडर ने अपने उभरे हुए पेट के साथ गुस्से से कहा, धिक्कार है, यह विद्रोह है, विद्रोह। किसी ने शहर के प्रबंधन अधिकारियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मुझे आज ही उसकी खाल उधेड़नी होगी। 2 या 3 दर्जन अधिकारियों ने स्टाल को कसकर घेर लिया। रियर ओबरॉय सुरक्षा गार्डों के पीछे खड़ी थी और दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थी। जो क्षण शांतिपूर्ण था, उसने शीघ्र ही पूरी सड़क को खंडहरों के युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। ये अधिकारी शहर के प्रबंधक नहीं थे, बल्कि शहर के विध्वंसक थे। उन्होंने शहर के सुंदर दृश्य, इसकी सद्भावना और इसके सांस्कृतिक परिदृश्य को बर्बाद कर दिया। बच्चे, क्या ये तुम हो? टीम लीडर ने अपने बड़े पेट के साथ अपनी मैनिक्योर की हुई उंगली से अर्जुन रायजादा की ओर इशारा किया। क्या तुम जीने से थक गए हो, बच्चे? तुम्हें क्या बनना चाहिए? अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में उपहास किया। यो हो, तुमने वास्तव में हमारा विरोध करने की हिम्मत की। टीम लीडर ने अचानक एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और आदेश दिया, चलो, इस बदमाश को मेरे लिए नीचे ले जाओ। गर्जना गर्जना गर्जना। अधिकारी एक भयंकर कोरस में फूट पड़े। भाइयों, अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें। ली तेनू ने हाथ हिलाया और 20 सुरक्षा गार्डों को साथ लेकर अर्जुन रायजादा को सहायता देने के लिए आगे बढ़े। टीम लीडर चौंक गया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। वह समझ नहीं पाया कि प्रतिद्वंद्वी पक्ष में अचानक इतने सारे लोग कैसे आ गए। अपनी लार निगलते हुए उसने सोचा कि क्या ये युवक अंडरवर्ल्ड से है और जल्दी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस रास्ते से हैं? मैं यूनिवर्सिटी सिटी के भाई दंदन के अधीन 5 टाइगर्स और 2 जनरलों में से एक हूं। अर्जुन रायजादा ने एक अजीब मुस्कान प्रकट की। झांक दादन के लोग। शहर प्रबंधन अधिकारी हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से झोंका हुआ सिगरेट का एक पैकेट निकाला और सम्मानपूर्वक अर्जुन रायजादा को एक सिगरेट देते हुए झुककर कहा, भाई, मुझे सचमुच बहुत दुख है। अभी मेरे अधीनस्थों ने आपका अनादर किया और आपको अपमानित किया। अर्जुन रायजादा ने बिना किसी शिष्टाचार के सिगरेट ले ली। लेकिन अचानक शहर प्रबंधन टीम में से किसी ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन, वे झांक दादन के लोग नहीं हैं। उनकी वर्दी देखिए, उन्होंने त्यान्या समूह की सुरक्षा वर्दी पहन रखी है। टीम लीडर दंग रह गया और उसने ली तेनू के कपड़ों को देखा। दरअसल छाती के दाहिनी ओर कड़ाई करके त्यान्या ग्रुप सिक्योरिटी लिखा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वह गर्जा, मादरचोद, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। उन्हें मारो, उन्हें बुरी तरह मारो। जाओ। अधिकारी आगे बढ़े। यद्यपि शहर का प्रबंधन अच्छी तरह से सुसज्जित था, फिर भी अर्जुन रायजादा और उसके साथी निहत्थे थे। लेकिन शेर कभी भी भेड़ों के झुंड से नहीं डरता, चाहे उनके पास कितने भी उन्नत उपकरण क्यों न हो। अर्जुन रायजादा, ली तेनू और उनके साथी सभी युद्ध के मैदान के अनुभवी सैनिक थे और इन अत्यधिक अभिमानी अधिकारियों के सामने वे अपना रोष प्रकट करने के लिए बाध्य थे। भाई तेनू, चलो आज अच्छी लड़ाई करते हैं। अर्जुन रायजादा ने भयंकर मुस्कान दिखाई। ठीक है। ली तेनू ने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी एक अधिकारी की दंगा रोधी ढाल पर मार दी। यद्यपि ढाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसे पकड़े हुए अधिकारी का हाथ उखड़ गया।
ली तेनू के दाहिने पैर ने उसे आगे की ओर धकेला और वो तेजी से झपटा। अर्जुन रायजादा भी पीछे नहीं था और उसने लगातार मुक्कों और लातें मारते हुए हमला किया। 30 से अधिक नगर प्रबंधन अधिकारियों ने 20 से अधिक सुरक्षा गार्डों को घेर लिया। आसपास के विक्रेताओं ने, हालांकि नगर प्रबंधन द्वारा उनके हितों को नुकसान पहुंचाया गया था, मदद करने के लिए आगे आने के बजाय उदासीनता से तमाशा देखना पसंद किया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अचानक भीड़ में से दो व्यक्ति बाहर निकले, हाओजी और दाजिया। ये दोनों लोग काम के बाद अर्जुन रायजादा को ढूंढने गए थे और उसे घर पर न पाकर इस बारबेक्यू जॉइंट पर आने का फैसला किया। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि अर्जुन रायजादा पर दंगा रोधी ढाल लिए पुलिस के एक समूह द्वारा हमला किया जा रहा है। धिक्कार है, उन्होंने हमारे भाई को धमकाने की हिम्मत की। दाजिया ने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ा। हाओजी और दाजिया के शामिल होने से अर्जुन रायजादा की लड़ने की क्षमता एक बार फिर बढ़ गई। शहरी प्रबंधन टीम के टीम लीडर को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अपनी टीम को हारते देख उन्होंने जल्दी से वॉकी टॉकी लेकर सहायता के लिए फोन किया। शहरी प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा विभाग दो संबद्ध संस्थाएं हैं। यदि कोई एक संकट में है तो दूसरे को तत्काल सहायता प्रदान करनी होगी। टीम लीडर के आह्वान पर पुलिस अधिकारियों को तुरंत भेजा गया और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जियांगहुई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास सड़क पर नगर प्रबंधन कर्मचारियों पर हमला किया जा रहा था। यह कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि जियांगहुई शहर की छवि से जुड़ा मुद्दा था। झांग यांटोग दर्जनों पुलिस अधिकारियों के साथ पूरी गति से घटनास्थल पर पहुंचे। बीप 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 पुलिस की गाड़ियां घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि वहां खड़ी भीड़ ने रास्ता बनाने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिए थे। जब झांग यांटोग और उनकी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि दर्जनों नगर प्रबंधन अधिकारी जमीन पर पड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे, जबकि मोटे टीम लीडर को अर्जुन रायजादा के पैर के नीचे दबा दिया गया था। क्या तुम अभी बहुत शक्तिशाली नहीं बन रहे थे? अर्जुन रायजादा का पैर जोर से दबा, जिससे टीम लीडर के मुंह से ताजा खून निकल आया और वह कमजोर स्वर में चिल्लाया। खट खट दर्जनों पुलिस अधिकारी, जिनके हाथ में बंदूकें थीं, झगड़े में कूद पड़े और चिल्लाने लगे, रुको, उसे जाने दो। पुलिस यहाँ है, हमारे पुलिस भाई यहाँ हैं। शहर प्रबंधन अधिकारी जमीन से उछलकर ऊपर आए। वे इतने उत्साहित थे मानो उन्होंने अपने रक्षकों को देख लिया हो। वे लंगड़ाते हुए पुलिस की ओर बढ़े। झांग यानतोग ने दोनों को धक्का देकर पास आकर अर्जुन रायजादा से आंखें मिलाईं और पूछा, अर्जुन रायजादा, यहाँ क्या हो रहा है? हंफ, क्या तुम्हें सचमुच मुझसे पूछने की जरूरत है? बस जमीन पर फैली अराजकता को देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन रायजादा ने नाक भान सिकोड़ी। कैप्टन झांग, मुझे बचाओ। भारी भरकम टीम लीडर ने झांग यांटोग की ओर कमजोरी से अपना हाथ बढ़ाया। पहले उसे जाने दो। अगर कोई मर गया तो हम सचमुच मुसीबत में पड़ जाएंगे। झांग यांटोग जल्दी से वहां पहुंचा। अर्जुन रायजादा ने अपना पैर छुड़ाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आज मैंने तुम्हें कैप्टन झांग की खातिर जाने दिया, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी 3 पसलियां तोड़ दूंगा। कम से कम एक जीवन। दाजिया ने ठंडी सांस ली। दाजिया की बातें सुनकर भारी भरकम टीम लीडर जमीन से ऊपर आया और कांप उठा। अब पुलिस के समर्थन से टीम लीडर का अहंकार लौट आया और वह चिल्लाया, कैप्टन झांग, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। इस बदमाश ने एक सरकारी कर्मचारी पर बेशर्मी से हमला किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। इन 2 आरोपों के साथ वह जेल में सड़ जाएगा। हम्फ, झांग यांटोग ने अपनी फीनिक्स आंखों से टीम लीडर को घूरते हुए कहा, कैप्टन लियू, मैं इस मामले को विवेक से संभालूंगा। हाँ, टीम लीडर ने घबराहट से सिर हिलाया। झांग यांटोग ने जमीन पर फैली अव्यवस्था को देखकर भौहें चढ़ाईं। हालांकि जो कुछ हुआ था उसे समझने के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं थी। ये लियू जुनयुआन ही था जो सड़क पर धोखाधड़ी करने वाली शहर प्रबंधन टीम का नेतृत्व कर रहा था, जिसकी टक्कर अर्जुन रायजादा से हुई, जो न्याय के लिए खड़े होने की अपनी उत्सुकता के लिए जाना जाता था, और इस प्रकार अनिवार्य रूप से एक संघर्ष उत्पन्न हुआ। झांग यानतोग को बहुत परेशानी महसूस हुई। नैतिक रूप से उसने अर्जुन रायजादा का पक्ष लिया। उन्होंने स्वयं नगर प्रबंधन की क्रूरता देखी थी, जिसमें लोगों की भावनाओं की परवाह किए बिना लापरवाही से तोड़फोड़ और निर्माण कार्य किया गया था। अर्जुन रायजादा की लड़ाई की तुलना में शहर प्रबंधन की कार्रवाइयों ने जियांगहुई शहर की छवि को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया। हालांकि कानूनी तौर पर झांग यांटोग के पास अर्जुन रायजादा को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अर्जुन रायजादा, आपने खुलेआम लोक सेवकों पर हमला किया है और सरकारी कर्तव्यों में बाधा डाली है। अब मैं औपचारिक रूप से तुम्हें हिरासत में ले रहा हूं। झांग यानतोव ने हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य को प्राथमिकता दी और कभी भी निजी मामलों को कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया। यह एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी से अपेक्षित गुण था। तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? अर्जुन रायजादा चौंक गया। हाँ, झांग यानतोव ने सिर हिलाया। आप पर सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालने का संदेह है, इसलिए राष्ट्रीय कानून के अनुसार मुझे आपको हिरासत में लेना होगा। हाँ, अर्जुन रायजादा अचानक जोर से और ठंडी हंसी में फूट पड़ा, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी हंसी बेबसी और उदासी से भरी थी। झांग यानतोव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हंसी उसके दिल में तेज खंजर चुभ रही हो, जिससे उसके लिए सांस लेना लगभग मुश्किल हो गया। अर्जुन रायजादा ने अचानक हंसना बंद कर दिया और कहा, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे गिरफ्तार करो, जब तक तुम मुझे पकड़ सकते हो। इसके बाद अर्जुन रायजादा ने झांग यानतोव को बेहद ठंडी नजर से देखा। तुम? झांग यानतोव तुरंत घबरा गया। अर्जुन रायजादा को गिरफ्तार करना महज एक औपचारिकता थी, लियू जुनयुवान को दिखाने के लिए एक इशारा। आखिरकार लियू जुनयुवान के पिता पीपुल्स कांग्रेस के प्रतिनिधि और नगर समिति के उपसचिव थे। यदि वह अर्जुन रायजादा को निशाना बनाना चाहता था तो अर्जुन रायजादा खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा एक बार अर्जुन रायजादा हिरासत में आ गई तो भी सब कुछ उसके नियंत्रण में रहेगा। एक साधारण बुकिंग प्रक्रिया के बाद वह उसे वैसे भी रिहा कर देगी। इसमें कुछ भी नहीं था। झांग यानतोव ने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए पूछा, क्या तुम विरोध करोगे? 77 अध्याय 73 अध्याय 071 फिर पकड़ा गया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? अर्जुन रायजादा ने ठंडी सांस ली। ये सही है, मेरा भाई निर्दोष है। दाजिया झांग यानतोव से ऊंचे स्थान पर अर्जुन रायजादा के सामने आ गया। धिक्कार है, तुम वास्तव में अपने लिए जो अच्छा है उसकी कद्र नहीं करते। झांग यानतोव तुरंत भड़क गया। वह आगे बढ़ी और दाजिया पर जोरदार मुक्का मारा, जिसने अपनी खुली हथेली से उसके हमले को रोक दिया, लेकिन झांग यानतोव ने तुरंत टॉर्नेडो किक मार दी। अर्जुन रायजादा ने दाजिया को एक तरफ धकेल दिया और झांग यानतोव के हमले का सामना किया। हमले के दौरान स्थिर खड़ा रहा। झांग यानतोव को झटका लगा और वह समय पर अपना पैर वापस नहीं खींच सकी, जिससे उसका पैर अर्जुन रायजादा की छाती पर जोर से आ लगा। फश! अर्जुन रायजादा ने तुरंत मुंह में ताजा खून थूक दिया। भाई अर्जुन! लियू मोमो का दिल बैठ गया जब उसने अर्जुन रायजादा को खून थूकते देखा। उसका दिल उसके लिए तड़प रहा था। अर्जुन रायजादा, रिया ओबरॉय भी चिंतित थी। बड़े भाई हाओजी और दाजिया घबरा गए। वे दौड़कर झांग यानतोव से मौत तक लड़ना चाहते थे, लेकिन अर्जुन रायजादा ने एक उदास मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए उन्हें रोक दिया। उन्होंने झांग यानतोव की ओर देखा और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। अर्जुन रायजादा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। झांग यानतोव ने जल्दी से समझाया। उसका सुंदर बर्फीला चेहरा अर्जुन रायजादा की छाया को प्रकट कर रहा था, जो किसी तरह उसके दिल में बस गई थी। भावनाओं और कानूनी सिद्धांतों के बीच फंसी वह तब टूट गई जब उसने देखा कि अर्जुन रायजादा ने उसके कारण खून थूका। मैं कानून के आगे समर्पण करता हूँ। अर्जुन रायजादा ने अपने हाथ बढ़ाए। क्लिक करें। पास में मौजूद पुलिस तुरंत दौड़ी और उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। फिर दो लंबे चौड़े पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया, जिससे अर्जुन रायजादा जमीन से लगभग उठकर पुलिस की गाड़ी में जा बैठा, जिससे वह हताश और निराश हो गया। झांग यानतोव ने उनसे कुछ कहना चाहा, लेकिन अंततः वह चुप रही। बड़े भाई हाओजी और दाजिया आगे बढ़े, लेकिन ली तेनू ने उन्हें रोक लिया। उसने उनकी ओर देखा और कहा, भाई अर्जुन रायजादा जानता है कि वह क्या कर रहा है, निश्चिंत रहो। अगर भाई अर्जुन रायजादा कल दोपहर तक बाहर नहीं आते हैं तो मैं ली तेनू पुलिस स्टेशन में घुसकर उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दूंगा। तब तक रिया ओबरॉय ने जल्दी से लिन जिवेन को बुलाया। लिन जिवेन, जो अभी अभी नहाकर बाहर आई थी, ने फोन उठाया। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि मिस्टर लिन जिवेन ने ऐसा क्यों कहा। ली उसे इस असामान्य समय पर फोन करेगा। क्या कंपनी में कोई आपात स्थिति थी? ये सोचकर लिन जिवेन ने जल्दी से फोन उठा लिया। जिवेन, वकील अर्जुन को तुरंत बुलाओ और उसे अर्जुन रायजादा को जमानत पर छुड़ाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो जाने को कहो। रिया ओबरॉय ने उत्सुकता से आग्रह किया।
लिन जिवेन दंग रह गया और जल्दी से पूछा, श्रीमान ली, अर्जुन रायजादा को क्या हुआ? आज उस बेवकूफ ने सड़क पर शहर के प्रबंधन के साथ झगड़ा किया और उन्हें घायल कर दिया, इसलिए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की परेशानी से निराश होकर दांत पीसते हुए कहा। लिन जिवेन ने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है, मैं अभी वकील अर्जुन को फोन करता हूं। फोन रखने के बाद लिन जिवेन को जिज्ञासा हुई कि मिस्टर लिन कब से आपके साथ है। ली को अर्जुन रायजादा की इतनी परवाह क्यों है और उसके बारे में तुरंत खबर भी कैसे मिल जाती है? अपनी शंकाओं के बावजूद लिन जिवेन ने जल्दी से वकील अर्जुन का नंबर डायल किया और स्थिति बताई। वकील अर्जुन तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। झांग यानतोंग पुलिस कार के आगे बैठा था और अर्जुन रायजादा लोहे की सलाखों के पीछे खिड़की के सामने कमजोरी से झुका हुआ था। उसकी आंखें बाहर की ओर देख रही थीं, उसका मन मानो किसी ऐसी अजीब सी शक्ति का परीक्षण कर रहा था जो मुक्त होना चाहती थी, फिर भी अभी भी दबा हुआ था। कार पुलिस स्टेशन पहुंची और हितधारक लियू जुनयुआन भी पुलिस के पीछे पीछे थाने पहुंच गए। वह कार में बैठा हुआ अपना पेट थोड़ा बाहर निकाले हुए लगातार झांग यानतोंग को खुश करने की कोशिश कर रहा था। झांग यानतोंग, जो एक खूबसूरत पुलिस अधिकारी और जियांगुआई के पुलिस बल के प्रतिनिधि के रूप में पूरे जियांगुआई शहर में प्रसिद्ध हैं, अक्सर पुलिस विभाग के लिए प्रचार सामग्री और वीडियो में दिखाई देती हैं, जिससे उन्हें जियांगुआई शहर में सभी संबंधित विभागों और पुलिस द्वारा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। दुर्भाग्य से झांग यानतोंग ने लियू जुनयुआन को नजरअंदाज कर दिया। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि वह अपना गर्म चेहरा किसी और की ठंडी पीठ पर लगा रहा था। बाहर निकलो, दो लंबे कद के पुलिसकर्मियों ने अर्जुन रायजादा को कार से बाहर निकालते हुए आदेश दिया। उसके साथ नरमी से पेश आओ, वह एक संदिग्ध है लेकिन उसके मानवाधिकार और सम्मान अभी भी बाकी हैं। झांग यानतोंग ने दोनों पुलिसकर्मियों को डांटा। वे चौंक गए और जल्दी से अर्जुन रायजादा को छोड़ दिया, जिससे वह स्वयं नीचे कूद गया, जबकि वे धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चले। झांग यानतोंग की नजरें अर्जुन रायजादा पर गौर से टिकी थीं। हालांकि जैसे कि अर्जुन रायजादा ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा था, वह सीधे उसके पास से चला गया, लगभग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह हवा हो। तुम, झांग यानतोंग ने अपने लाल होठों को काटा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये पहली बार था जब उसे गलत समझा गया था और यह एहसास अप्रत्याशित रूप से दर्दनाक था। अर्जुन रायजादा अंदर चला गया और पुलिस ने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोल दिया। झांग यानतोंग ने इस पूछताछ की अध्यक्षता की। दो पुरुष पुलिस अधिकारी बगल से देख रहे थे, जबकि लियू जुनयुआन पुलिस कार्यालय में बैठे चाय पी रहे थे और दिन भर की युद्ध उपलब्धियों के बारे में पुलिस अधिकारियों के साथ मजाक कर रहे थे। जब अर्जुन रायजादा का उल्लेख किया गया तो ऐसा लगा जैसे उसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। वह उत्साह से उछल पड़ा और लगभग 18 पीढ़ियों तक अर्जुन रायजादा के पूर्वजों को कोसने लगा। पूछताछ कक्ष के अंदर सन्नाटा था। झांग यानतोंग ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा, जबकि अर्जुन रायजादा ने नीचे देखा। वह कुर्सी पर शांति से बैठा रहा, एक मूक अपराधी की तरह। झांग यानतोंग बेहद चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन इस समय उसने खुद को इस उपद्रवी आदमी के बारे में बेवजह चिंतित पाया। उसने गहरी सांस ली और पूछताछ शुरू की। नाम? अर्जुन रायजादा। उम्र? झांग यानतोंग ने उसे ठंडेपन से देखा। 25। घर का पता? 205 जिन्हे अपार्टमेंट, झांकियान रोड, जियांगुई शहर पर। पेशा? सेल्समैन। तुम कब से सेल्समैन हो? क्या आप तियानिया समूह के अंगरक्षक नहीं हैं? झांग यानतोंग दंग रह गया। हम, अर्जुन रायजादा ने हल्के से गुनगुनाया, उसे अनदेखा करते हुए, जबकि झांग यानतोंग ने भौहें चढ़ाई, अपमानित महसूस किया, लेकिन मजबूत इरादों वाली महिला ने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया और उसने पूछताछ जारी रखी। आज की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अर्जुन रायजादा चुप रहा। युवक सच बोलने से इनकार कर रहा है ना? दो लंबे पुलिस अधिकारी तुरंत अर्जुन रायजादा की ओर बढ़े। झांग यानतोंग ने तुरंत डांटा, रुको, उसे मत छुओ। ओह! दोनों पुलिस अधिकारी रुक गए। आज कैप्टन झांग को क्या हो गया था जो लगातार उनके रास्ते में आ रहे थे? आमतौर पर कैप्टन झांग कठोर पूछताछ का विरोध नहीं करती, लेकिन आज वह इस युवक की सुरक्षा क्यों कर रही थी? क्या इस युवक का कैप्टन झांग से कोई संबंध हो सकता है? दोनों अधिकारी हैरान दिखे। अर्जुन रायजादा, मुझे पता है कि तुम गलत महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि लियू जुनयुआन कौन है?
झांग यानतोव ने अचानक अर्जुन रायजादा को गंभीर स्वर में देखा और कहा, लियू जुनयुवान के पिता नगर समिति के उप सचिव लियू जियांग क्यू हैं। यहां तक कि शहर के सचिव जियांग झोंगगन को भी उसका सामना करना पड़ता है। अगर मेरे पिताजी सिटी सेक्रेटरी होते तो क्या आप मुझे यहां लाने की हिम्मत करते? अर्जुन रायजादा ने ठंडेपन से झांग यानतोव को देखा। एक वाक्य से झांग यानतोव को एक कोने में धकेल दिया गया। दरअसल चीन जैसे माहौल में, एक ऐसा समाज जहां सफलता किसी के पिता, धन या पति पर निर्भर करती है। झांग यानतोव का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसका चेहरा फूला हुआ था। अगर अर्जुन रायजादा कम शत्रुतापूर्ण वातावरण में और बेहतर मूड में होती तो शायद उसे वह प्यारी लगती, लेकिन वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में परस्पर विरोधी भावनाओं के बीच उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अर्जुन रायजादा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। झांग यानतोव ने खाली शब्दों में विनती की। मेरे भले के लिए? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भले के लिए कुछ भी न करो। अर्जुन रायजादा ठंडी हंसी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, झांग यानतोव को घूरते हुए बोला, आप उन गरीब आम लोगों के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? उन विक्रेताओं के लिए जिन्हें शहर के गश्ती दल पीटते और तोड़ते हैं, जो 1 महीने तक भूखे रह सकते हैं। आप पुलिस हमेशा अधिकारियों के नौकर रहे हैं, आम लोगों पर अत्याचार करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। झांग यानतोव की आंखों में आंसू भर आए। वे चमक रहे थे, फिर भी उन्होंने गिरने से इनकार कर दिया। अर्जुन रायजादा रुक गया, उसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर, और उसका दिल नर्म हो गया। शायद उसने बहुत कठोरता से बात की थी। सभी पुलिस अधिकारी बुरे नहीं थे, झांग यानतोव भी बुरे नहीं थे, और अर्जुन रायजादा ने उन कई चीजों के बारे में सुना था जो उसने आम लोगों को ध्यान में रखकर की थी। संभवतः यह उसका क्रोध ही था जिसने उसे ये क्रोधित शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया था। छोड़ो, मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं हूँ। अर्जुन रायजादा ने कंधे उचकाए, फिर सीधे अपनी हथकड़ियां खोल दी। पुरुष अधिकारी अविश्वास से हौंफने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह हाथ से हथकड़ी खोल सकता है। अर्जुन रायजादा ने हथकड़ी मेज पर फेंक दी और बाहर की ओर चल दिया। रुको, झांग यानतोव ने अचानक डांटा। अब क्या पुलिस स्टेशन भोजन भी उपलब्ध करा रहा है? अर्जुन रायजादा ने झांग यानतोव की ओर देखा, फिर अपनी जेब से एक रेड डबल हैप्पीनेस सिगरेट निकाली, उसे मुंह में डाला और एक झटके से जला दिया। झांग यानतोव ने अर्जुन रायजादा को देखा। इस बदमाश में कैदी जैसी कोई चेतना नहीं थी। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे पुलिस स्टेशन उसका अपना घर हो। झांग यानतोव ने कहा, हाँ, हम भोजन उपलब्ध कराते हैं, साथ ही पुलिस स्टेशन का 1 सप्ताह का दौरा और एक सुंदर जोड़ी हथकड़ी भी देते हैं। झांग यानतोव ने आगे बढ़कर मेज से हथकड़ी उठाए और अर्जुन रायजादा को फिर से हथकड़ी लगा दी। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया और चिल्लाने ही वाला था कि झांग यानतोव ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो विरोध मत करो। 78 अध्याय 74 अध्याय 072 बेल। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर झांग यानतोव को देखने के लिए घुमाया। उसकी आंखों में विनती भरी रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी। अर्जुन रायजादा का दिल नर्म पड़ गया, और जो हाथ मूल रूप से विरोध करना चाहता था उसने तुरंत अपनी सारी ताकत वापस ले ली। उसने झांग यानतोव को अपनी मर्जी से काम करने दिया, और ये देखकर उसने जल्दी से उसे हथकड़ी लगा दी। फिर उसने अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाया, लियू जुनयुवान निश्चित रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देगा। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वह निश्चित रूप से आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। आपकी सुरक्षा के लिए आपको 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में रहना होगा। ठीक है। ये देखकर कि झांग यानतोव ने अपनी बात इतनी स्पष्टता से कह दी थी, उसने सहमति में बस सिर हिला दिया। अर्जुन रायजादा को हिरासत में बंद कर दिया गया। झांग यानतोव के बाहर आने के बाद लियू जुनयुवान एक चापलूसी करने वाले कुत्ते की तरह उसके चारों ओर मंडराते हुए मुस्कुराया। कैप्टन झांग, आज मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? माफ कीजिए, मुझे आधिकारिक कर्तव्य निभाने हैं। झांग यानतोव ने लियू जुनयुवान की ओर देखा और फिर 2 पुलिस अधिकारियों के साथ चला गया। तियानया ग्रुप के वकील अर्जुन बाहर से जल्दी से आए और संयोगवश उनकी मुलाकात झांग यानतोव से हो गई, जो बाहर जा रही थी। वह हौंफते हुए बोला, कैप्टन झांग, नमस्ते, मैं तियानया ग्रुप का वकील हूँ। मैं अर्जुन रायजादा के केस के सिलसिले में यहाँ हूँ। नमस्ते वकील अर्जुन। झांग यानतोव ने जल्दी से उनका स्वागत किया। अर्जुन रायजादा हमारी कंपनी के बिजनेस सुपरवाइजर हैं।
मैं विशेष रूप से उसे जमानत दिलाने आया हूँ। वकील अर्जुन ने अपना इरादा स्पष्ट रूप से बताया। अप्रत्याशित रूप से थाने में मौजूद मोटा पुलिसकर्मी तुरंत गरजा, अरे तुम अपने आप को क्या समझते हो जो सोचते हो कि तुम किसी को जमानत पर छुड़ा सकते हो? मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पीड़ित हूँ और मैं दृढ़ता से मांग करता हूँ कि अर्जुन रायजादा को जमानत पर रिहा न किया जाए। वकील अर्जुन अचंभित रह गए। उन्होंने अपने बगल में लियू जुनयुवान की ओर देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। एक वकील के रूप में सबसे पहले शहर में रिश्तों के जाल को समझना महत्वपूर्ण था। वह नगर समिति के उप सचिव लियू जियांगकियू के बेटे लियू जुनयुवान को जानता था। जियांगबेई शहर में उसे तानाशाह नहीं माना जा सकता था। अपने पारिवारिक संबंधों के बल पर उन्होंने शहरी प्रबंधन कार्यालय में टीम लीडर का पद प्राप्त कर लिया था तथा प्रतिदिन जियांगहुआई शहर में शहरी प्रवर्तकों के एक समूह पर हुक्म चलाते थे। यह है। वकील अर्जुन ने जल्दी से अपना चश्मा ठीक किया, फिर झांग यांटोक की ओर देखा। क्षमा करें, संबंधित पक्ष जमानत न देने पर अड़ा है, इसलिए वकील अर्जुन कृपया चले जाएं। झांग यानतोव ने असहाय भाव से वकील अर्जुन की ओर देखा। ये जानते हुए कि यह मामला बहुत पेचीदा है और इसमें जियांगबुई शहर के अधिकारियों के बच्चे भी शामिल हैं, वकील अर्जुन को भी एहसास हुआ कि इसे जल्दी से सुलझाया नहीं जा सकता। इस प्रकार उन्होंने पुलिस स्टेशन में घटना के बारे में संक्षिप्त जानकारी एकत्र की, वापस ले जाने के लिए कुछ तस्वीरें ली तथा वापस आने पर मामले का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की योजना बनाई। जब रियर ओबरॉय को लिन जिवेन का फोन आया तो उसे अंततः अर्जुन रायजादा के मामले की जटिलता का एहसास हुआ, जिसमें कई परेशान करने वाले मुद्दे शामिल थे। एक तो अर्जुन रायजादा ने शहरी प्रबंधन के एक लोक सेवक पर हमला किया था और लियू जुनयुवान उप सचिव लियू जियांगकियू का बेटा भी था। इस प्रकार रेहा ओबरॉय चिंतित हो गई, जब अधिकारी शामिल हों तो पैसे से मामले को सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। बांसवान जिला। मेरी राय में हमें आज रात ही बड़े भाई को बचाने जाना चाहिए, दाजिया ने ठंडी आवाज में कहा। बड़े भाई ने कहा है कि जल्दी मत करो। हाओजी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हम जल्दी में कैसे नहीं हो सकते, दाजिया ने हाओजी को घूरा। जब दोनों में बहस हो रही थी तो उनके पड़ोसी ली तेनू जानबूझकर दाजिया और हाओजी के घर आ गए। दरवाजा खुला था, इसलिए वह दूर से उनकी बहस सुन सकता था। ली तेनू जल्दी से अंदर आया और बोला, भाइयों जल्दबाजी मत करो, चलो कल दोपहर तक इंतजार करें। यदि तब तक उन्होंने अर्जुन रायजादा को रिहा नहीं किया तो मैं अकेले ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उसे बचा लूंगी। क्या ये ठीक है? आप यह अकेले कैसे कर सकते हैं? आपको हमें अपने साथ ले जाना होगा। हाओजी और दाजिया तुरंत खड़े हो गए। इस बीच लियू मोमो भी अर्जुन रायजादा को लेकर बेहद चिंतित थी। उसने कई बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बिस्तर पर लेटी हुई वह करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने कल पुलिस स्टेशन में अर्जुन रायजादा से मिलने के लिए छुट्टी मांगने का फैसला किया। अगली सुबह झांग यांटोग हमेशा की तरह पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंच गया। हालांकि इस बार वह 2 नाश्ते लेकर आए, एक अपने लिए और एक अर्जुन रायजादा के लिए। यद्यपि हिरासत केंद्र में भोजन उपलब्ध कराया गया था, लेकिन ये केवल 2 बार का भोजन था। अरे आलसी सुअर, उठो। झांग यांटोग ने हिरासत कक्ष का दरवाजा खोला और पाया कि अर्जुन रायजादा अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें रगड़ते हुए पूछा, क्या समय हो गया है? आलसी सुअर, 7:30 बज गए हैं। झांग यानतोग ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा और कहा, ये समय हो गया है और तुम अभी भी सो रहे हो? ओह, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। उसे राहत महसूस हुई और आदतन उसने अपनी छोटी चिड़िया की ओर हाथ बढ़ाया। झांग यानतोग ने ये भाव देखा और उससे भी अधिक उस तंबू को देखा जो अर्जुन रायजादा ने सुबह की लकड़ी के कारण लगाया था। उसने घृणा से थूका और फिर भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। अर्जुन रायजादा ने उसे जाते हुए देखा और हंसते हुए कहा, लगता है ये छोटी रातों रात और भी सुंदर हो गई है। पानी छोड़ने के बाद वह जल्दी से नहाकर बाहर आ गई। यह आपका नाश्ता है। झांग यांटोग ने नाश्ता अर्जुन रायजादा के सामने रख दिया। हे, मुझे पोर्क वॉन्टन की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन रायजादा दंग रह गया जब उसने बॉक्स खोला और न केवल पोर्क वॉन्टन बल्कि दूध की एक सविंग भी पाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके हिरासत केंद्र में नाश्ता हमेशा इतना शानदार होता है? तो क्या आप कुछ और दिन रुकना चाहेंगे? झांग यांटोग ने अपने नाश्ते पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उसकी ओर नाराजगी से देखा।
झांग यानतोग अभी भी अपनी साफ सुथरी पुलिस वर्दी पहने हुए थी, नीली शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। जब वह वॉन्टन खाने के लिए झुकी तो अर्जुन रायजादा की नजर अनायास ही उस दरार में पड़ गई। अंदर एक सफेद लेस ट्रिम वाली ब्रा थी जिसमें 2 बिल्कुल गोल खजाने थे। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया, उसे निगलने में कठिनाई हो रही थी। उन 2 दृढ़ वक्रों ने उसकी आंखों को लगभग सीधा कर दिया और वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन खुद से बुदबुदाया, इतना सफेद, इतना गोल, इतना बड़ा। ओह! झांग यानतोग चौंका और भौहें चढ़ाते हुए बोला, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अर्जुन रायजादा तुरंत होश में आया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं इन वॉन्टन के बारे में बात कर रहा था, इतने सफेद, इतने गोल, इतने बड़े। बेवकूफ, ये वॉन्टन। झांग यानतोग अपनी बात जारी रखने ही वाली थी कि उसे अचानक याद आया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अर्जुन रायजादा पर एक तीखी नजर डाली। तुम हमेशा कुछ गलत करने की फिराक में रहते हो। ये कहकर झांग यानतोग जल्दी से अपना नाश्ता हाथ में लेकर चली गई, जबकि उसके पीछे अर्जुन रायजादा जोर से हंसा। कैप्टन झांग, आप मेरे घर से अपना लेस वाला अंडरवियर कब लेने आ रहे हैं? टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फॉन किन, जो अभी अभी अंदर आई थी, ने अपना सिर सीधे दरवाजे से टकरा दिया। वह दर्द से कराह उठी और सदमे में दिखी। फैन किन की किस्मत बहुत खराब थी। वह सुबह सुबह काम पर आ गई थी और जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने कैप्टन झांग और अर्जुन रायजादा के बीच बातचीत सुनी। जब अर्जुन रायजादा ने बताया कि वह कितनी सफेद, कितनी गोल, कितनी बड़ी है, तो वह पहले ही चौंक गई थी, लेकिन जब कैप्टन झांग उसके लिए नाश्ता लेकर चले गए तो फॉन किन ने सोचा कि मामला समाप्त हो गया है। हालांकि जैसे ही वह अंदर गई, वह अर्जुन रायजादा के अंतिम बयान से चकित रह गई, इतना चौंकाने वाला कि वह दरवाजे से टकरा गई। बेवकूफ। फॉन किन को अंदर आते देख झांग यानतोग को तुरंत पता चल गया कि गलतफहमी बढ़ गई है और उसने जल्दी से एक कड़वी मुस्कान के साथ समझाने की कोशिश की। फॉन किन, इस बच्चे की बकवास मत सुनो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। यह उस दिन की बात है जब वह पेशाब कर रहा था और मेरी पैंट पर पेशाब लग गया। इस बिंदु पर फॉन किन और भी अधिक स्तब्ध था। ओह फॉन किन, कृपया गलत मत समझिए, ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चाहे झांग यानतोग ने कितनी भी वाक्पटुता से बात की हो, इसे स्पष्ट करना असंभव लग रहा था। फैन किन ने कई बार घुटन महसूस की और जल्दी से अपने हाथ हिलाए। कैप्टन झांग, मैं समझ गई, मैं पूरी तरह से समझ गई। ऐसा कहने के बाद फॉन किन लड़खड़ाते हुए कार्यालय में चले गए और झांग यानतोग को असहाय भाव से वहीं खड़ा छोड़ दिया। इस बीच उसके पीछे अर्जुन रायजादा अनियंत्रित होकर हंसने लगा। वह अनियंत्रित और उन्मादपूर्ण ढंग से हंसने लगा। झांग यानतोग ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, आज हंसो, कल मैं तुम्हें रुलाऊंगा। सुबह रिया ओबरॉय व्यक्तिगत रूप से लिन जिवेन के साथ पुलिस स्टेशन आई। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तब अर्जुन रायजादा झांग यानतोग के सामने आराम फरमा रहा था। अर्जुन रायजादा को यह एहसास न हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए झांग यानतोग ने उसे अपने कार्यालय में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे दी, लेकिन उसे बाहर जाने पर सख्त मनाही थी। बहाना पूछताछ का था, लेकिन असल में अर्जुन रायजादा को 24 घंटे बीत जाने तक कार्यालय में इधर उधर भटकने दिया जा रहा था, जिसके बाद उसे रिहा किया जा सकता था। श्री ली, क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन में क्या लाया है? फैन किन ने तुरंत रिया ओबरॉय को बाहर से भागते हुए देखा। उनके साथ लिन जिवेन और काले पोशाक में कई अंगरक्षक थे। रिया ओबरॉय ने फॉन किन की ओर देखा और कहा, मैं यहाँ विशेष रूप से हमारी कंपनी के बिजनेस मैनेजर अर्जुन रायजादा के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। मैंने सुना है आपने उसे हिरासत में लिया है। ओह, यह इस तरह है। फॉन किन ने तुरंत पिछली रात की घटनाओं को याद किया। मैं उस समय वहीं था जब उन शहरी प्रबंधन अधिकारियों ने आम लोगों को धमकाया, तो आप खड़े नहीं हुए, लेकिन अब इसके विपरीत आप उन लोगों को धमका रहे हैं जिन्होंने शहरी प्रबंधन को लोगों को धमकाने में मदद की थी। रिया ओबरॉय ने कहा, ऐसा लगता है कि हम हर साल सरकार को जो लाखों कर देते हैं, वह कृतघ्न भेड़ियों को खिलाने के लिए है। यह फॉन किन अचानक शर्मिंदा हो गया। वह कल रात की स्थिति के बारे में भी जानती थी। सामान्य परिस्थितियों में यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता। हालांकि कल रात की घटना में कई दिग्गज शामिल थे। एक थे लियू जुनयुआन, जो जियागुई शहर की नगर समिति के उप सचिव लियू जियानकियू के बेटे थे, और दूसरे थे अर्जुन रायजादा। यद्यपि अर्जुन रायजादा की सही पहचान निर्धारित थी, उसने उसकी जान बचाई थी और पुलिस की बहुत मदद की थी,
इसलिए केवल इसी कारण से पुलिस का उसके प्रति एक अनिश्चित रवैया था। और अब रिया ओबरॉय ने तस्वीर में कदम रख दिया था, जिससे मामला अचानक और भी विरोधाभासी हो गया। जल्दी करें और बुकमार्क करें और अपनी सिफारिश टिकटों के साथ मुझे वोट दें। मेरे प्यारे पाठकों, 79 अध्याय 75 अध्याय 073। अच्छा पुलिस वाला, आपका टीम लीडर झांग यानटोंग कहाँ है? रिया ओबरॉय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हमारे टीम लीडर। चरमराहट। झांग यानटोंग के कार्यालय का दरवाजा अचानक खुला और झांग यानटोंग बाहर निकला, संयोग से रिया ओबरॉय से टकरा गया। उनकी नजरें मिली और उनके बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली थीं, एक व्यवसाय में और दूसरी राजनीति में। जब उनकी नजरें मिली तो अनजाने में उनमें हल्की प्रतिस्पर्धा हो गई। कैप्टन झांग, मुझे आशा है कि आप अर्जुन रायजादा को रिहा कर सकते हैं। रिया ओबरॉय ने तुरंत झांग यानटोंग की ओर देखा। झांग यानटोंग सामान्यतः एक अच्छी महिला थी और उनके सहकर्मी उनका बहुत सम्मान करते थे। हालांकि आज रिया ओबरॉय से सामना होने पर वह बेवजह विरोधी हो गई और ठंडी हंसी हंसी, श्रीमान ली, ये त्यानया समूह नहीं है। यहाँ हर चीज को प्रक्रिया का पालन करना होगा। क्या ऐसा है? तो फिर मैं जानना चाहूंगा कि अर्जुन रायजादा ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उसे यहाँ नजरबंद रखा गया है? रिया ओबरॉय ने भौहें चढ़ाईं। चाहे उसने कोई अपराध किया हो या नहीं, हमारी पुलिस को उसे 24 घंटे हिरासत में रखने का अधिकार है। अगर तब तक उसके अपराध का कोई सबूत नहीं मिलता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर देंगे। झांग यानटोंग ने हल्की सी खर्राटे भरी। रिया ओबरॉय तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने झांग यानटोंग को घूरते हुए कहा, क्या बदनामी और अक्षमता ही आप पुलिस का काम है? कल रात कई विक्रेताओं के सामान में तोड़फोड़ की गई, कई लोग घायल हो गए। तब तुम क्या कर रहे थे? झांग यानटोंग का चेहरा पीला पड़ गया। ये सच है कि कल रात का प्रवर्तन अत्यधिक था। हालांकि ये शहरी प्रबंधन का मामला था, पुलिस का नहीं। पुलिस विभाग और शहरी प्रबंधन संबंधित विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। वे बर्बरता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, जिसे शहरी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये देखकर कि दोनों के बीच स्थिति और बिगड़ सकती है, लियू मोमो बाहर से अंदर आ गया। यह मूर्ख लड़की पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए उस दिन अपनी मां के लिए काम निपटाने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लेकिन प्रवेश करने पर उसने रिया ओबरॉय और झांग यानटोंग को बहस करते देखा। नमस्ते, क्या अर्जुन रायजादा यहाँ है? लियू मोमो ने धीमी आवाज में पूछा। क्या आप यहाँ घूमने आए हैं? बगल में खड़े फोन किन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लियू मोमो ने सिर हिलाया। ठीक है, पंजीकरण के लिए यहाँ आओ। फैन किन जल्दी से लियू मोमो को पंजीकरण के लिए ले गया, जबकि रिया ओबरॉय ने अपनी आंखों से लिन जिवेन को संकेत दिया। लिन जिवेन जल्दी से समझ गया और जल्दी से पंजीकरण के लिए भी चला गया। अर्जुन रायजादा अपने कार्यालय में छिपा हुआ था और बाहर कई महिलाओं के बहस करने की आवाजें सुन रहा था। वह स्तब्ध रह गया। चुपचाप उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका, लेकिन उसने जो देखा वह रिया ओबरॉय की पीठ थी, उसके भूरे बालों की युक्तियां, पतली कमर और चुस्त मजबूत नितंब। अर्जुन रायजादा अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। ये कहना होगा कि उस छोटी लड़की का नितंब सचमुच बहुत सुंदर था, विशेष रूप से उस पेशेवर छोटी स्कर्ट के अंदर गोल सुडौल दृढ़। दूसरी ओर झांग यानटोंग मुड़ा और कार्यालय की ओर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि वह थोड़ा सा खुला हुआ था और वह अनायास ही रुक गई। अर्जुन रायजादा की नजर तुरंत झांग यानटोंग की छाती पर पड़ी, जो पहले उसके उभरे हुए नितंबों से विचलित थी, अब उसकी जगह भरे हुए स्तनों ने ले ली थी। अर्जुन रायजादा ने चौंककर झांग यानटोंग की लगभग जानलेवा निगाहों से मुलाकात की। अर्जुन रायजादा ने कहा, हे भगवान। अर्जुन रायजादा की आवाज सुनकर रिया ओबरॉय जल्दी से मुड़ी और कार्यालय की ओर चल दी। अर्जुन रायजादा। रिया ओबरॉय ने झांग यानटोंग के कार्यालय के अंदर खड़े अर्जुन रायजादा को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। श्री ली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। मैं इस बार विशेष रूप से आपके लिए आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, रिया ओबरॉय ने झांग यानटोंग की ओर देखते हुए कहा, जो चुप रहा। अंततः दोनों महिलाएं अर्जुन रायजादा के सर्वोत्तम हितों की तलाश में थीं। एक पक्ष नहीं चाहता था कि अधिकारियों के बच्चों द्वारा उस पर प्रतिशोध लिया जाए,
और दूसरा पक्ष नहीं चाहता था कि उसे पुलिस थाने में कष्ट सहना पड़े। भाई अर्जुन। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा को देखा और तुरंत उसकी बाहों में गिर पड़ी, उसे कसकर पकड़ लिया। भाई अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? ये ठीक है, चिंता मत करो। मैं यहाँ सिर्फ एक रात के लिए रुका था। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और लियू मोमो के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, अपनी तरफ देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे बैग और काले घेरे हैं। क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद नहीं आई? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भाई अर्जुन मुसीबत में पड़ गए। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में चिंतित थी। लियू मोमो अर्जुन रायजादा की बाहों में झुक गई। इस दृश्य के कारण रियो ओबरॉय और झांग यानतोव को अंदर से थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि दोनों वहीं खड़े रहे, उनके सिर ऊंचे थे। अर्जुन रायजादा ने भी घटनास्थल पर अजीब माहौल महसूस किया और एक पल के लिए वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसी समय दरवाजे से जोर की आवाज आई। पुलिस स्टेशन तुरंत व्यस्त हो गया। कैप्टन झांग, ये बुरा है। कुछ लोग ये कहते हुए आए हैं कि वे चाहते हैं कि हम अर्जुन रायजादा को रिहा कर दें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। एक परिवीक्षाधीन अधिकारी जल्दी से अंदर भागा। झांग यानतोव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बाहर जाने से पहले उसने रियो ओबरॉय की ओर उत्सुकता से भौहें चढ़ाईं। बाहर हाओजी, दाजिया और ली तेनुक सुरक्षा कर्मियों के एक समूह के साथ मौजूद थे। हालांकि उन्होंने तियान्या ग्रुप की सुरक्षा वर्दी नहीं बल्कि अपने साधारण कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा फैंग जिक्सियाओ ने जब सुना कि अर्जुन रायजादा को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वह तुरंत एक बड़े समूह के साथ हाओजी और दाजिया का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। 20 से 30 सुरक्षा गार्डों और फैंग जिक्सियाओ के 30 से अधिक छोटे भाइयों ने अचानक प्रवेश द्वार पर भीड़ पैदा कर दी। अर्जुन रायजादा को छोड़ दो, अर्जुन रायजादा को छोड़ दो। एक बड़ी भीड़ दरवाजे पर जमा हो गई। हर कोई 2 बड़ी लोहे की प्लेटें पकड़े हुए था और फिर उन पर जोर से प्रहार कर रहा था। शोर 100 डेसिबल तक पहुंच गया, जो अधिकांश लोगों के लिए असहनीय था। कैप्टन झांग, अब हमें क्या करना चाहिए? फोन किन ने तत्काल पूछा। मैं कुछ नेताओं को पहचानता हूं। झांग यानतोव ने एक नजर में ही फैंग जिक्सियाओ और दाजिया को पहचान लिया। वह आगे बढ़ी, भीड़ की ओर हाथ हिलाया और फिर दृश्य शांत हो गया। फैंग जिक्सियाओ तुरंत आगे बढ़े और गुस्से से कहा, टीम लीडर झांग, भाई अर्जुन ने पुलिस की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और फिर भी आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या तुममें थोड़ी भी मानवता है? फैंग जिक्सियाओ के शब्दों ने झांग यानतोव का चेहरा थोड़ा लाल कर दिया। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, यदि आप वास्तव में अर्जुन रायजादा की परवाह करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अभी चले जाएं। अन्यथा आपके कार्यों से उसे और अधिक परेशानी हो सकती है। हमें आपकी चेतावनियों की परवाह नहीं है। दाजिया ने ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि आप मेरे भाई को जल्दी से रिहा कर दें, वरना इस पुलिस स्टेशन में हर कोई मर जाएगा। भीड़ में सभी लोग सदमे में आ गए। पुलिस स्टेशन के अंदर कई अधिकारी दरवाजे पर ढाल पकड़े खड़े थे ताकि किसी भी प्रकार की हलचल होने पर कैप्टन झांग की रक्षा के लिए आगे आ सकें। झांग यानतोव ने दाजिया की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, चीन एक ऐसा स्थान है जो कानून का पालन करता है। यदि आप लापरवाही से काम करते हैं तो ये कानून तोड़ने के बराबर है और अंततः आपको इसकी सजा मिलेगी। पटुई। दाजिया, जो चुप था, तुरंत थूका और झांग यानतोव को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम ली गैंग के साथ कानून के बारे में बात करो। सत्ता में बैठे लोगों से कानून के बारे में बात करें। जाओ और अमीर लोगों से कानून के बारे में बात करो। कानून के समक्ष सभी समान हैं, लेकिन ये सिर्फ एक खोखला मुहावरा है, एक घिसी पिटी बात है। गरीबों के सामने कानून हमेशा असमान होता है। कानून केवल अमीरों और पद पर बैठे लोगों के हितों की रक्षा के लिए है। भीड़ ने तुरंत तालियां बजाईं, यहां तक कि कुछ दर्शकों ने भी तालियां बजाईं। हाओजी बिल्कुल सही थे। उनके शब्दों ने चीनी कानून की पाखंडपूर्ण प्रकृति को उजागर कर दिया था। कितने लोग कानून से असुरक्षित हैं, कितने लोग इसके सामने मामूली राहगीर मात्र हैं। झांग यानतोव का चेहरा लाल हो गया और अचानक उसे लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। कितनी ही बार उसने सिविल सेवक बनना चाहा था, कितनी ही बार उसने अपने आंसू रोके थे, अपमान सहा था, कितनी ही बार उसने सबको बताना चाहा था कि पुलिस अच्छी है, लेकिन कितनी ही बार उसने लोगों में तिरस्कार की भावना पैदा की थी। चीनी पुलिस को अभी भी बहुत प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। झांग यानतोव की आंखें चमक उठी और आंसुओं का एक झरना गिरने को तैयार था। भाइयों,
जहां ज्ञानतों के पीछे से अर्जुन रायजादा की आवाज आई। उन्होंने सब पर नजर डाली और कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं इससे बहुत प्रभावित हूं। हालांकि आप लोगों को अधिकारी झांग पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वह वास्तव में एक अच्छी पुलिस अधिकारी है। हो सकता है कि आपको कानून पर विश्वास न हो सकता है कि आपको अधिकारियों पर विश्वास न हो सकता है कि आपको सरकार पर विश्वास न हो, लेकिन आपको अधिकारी झांग पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छी पुलिस अधिकारी है। अर्जुन रायजादा की बातें सुनकर झांग यानतोव की आंखों से आंसू तुरंत बहने लगे। किसी के द्वारा समझा जाना सबसे अधिक हृदयस्पर्शी भावनाओं में से एक है। ये देखकर कि अर्जुन रायजादा उसे इतनी अच्छी तरह से समझता है, उसके दिल में शिकायत की भावना एक पल में बाहर निकल गई। उसने अपने लाल होठों को ढक लिया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। भाई अर्जुन, हमारे साथ आओ। फैंग जी जियाओ ने अपने सिर पर कुछ बिखरे बालों को छुआ, फिर चौड़ी मुस्कान दी, मेरी तरफ देखो। केवल 2 दिनों में मैंने बहुत सारे छोटे भाइयों को भर्ती कर लिया है। ये सभी भाई असली भाई अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक हैं। बस अब बहुत हो गया, तुम लोग अपने लोगों को लेकर चले जाओ। हंगामा खड़ा करना बंद करो, वरना तुम पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया जा सकता है। अर्जुन रायजादा ने भीड़ को घूरा। फिर वह झांग यानतोव की ओर मुड़ा, उसे एक अपेक्षाकृत साफ टिश्यू दिया और कहा, रो मत, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। वो झांग यानतोव ने सारी सावधानी हवा में उड़ा दी और अर्जुन रायजादा की बाहों में समा गई। 80 अध्याय 76 अध्याय 074 देवी का आलिंगन। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। रियो ओबरॉय मुंह खोले घूर रहा था, जबकि लियू मोमो हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए था। थाने में मौजूद पुलिस अधिकारी इतने सदमे में थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। पुलिस व्यवस्था में देवी मानी जाने वाली कैप्टन झांग ने वास्तव में खुद को किसी की बाहों में सौंप दिया था। अब पुरुष अधिकारी निश्चित रूप से क्रोधित थे। अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से इधर उधर देखा, जबकि रियो ओबरॉय ने लिन जिवेन से कहने से पहले उस पर तीखी नजर डाली, चलो चलें। ऐसा कहने के बाद रियो ओबरॉय मुड़ी और चली गई। लिन जिवेन भी जल्दी से उसके पीछे चली गई। जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर अर्जुन रायजादा की ओर देखा, फिर रियो ओबरॉय के पीछे कार में बैठ गई। झांग यानतोव की भावनाओं को शांत करने में कुछ प्रयास करना पड़ा। एक बार जब उसने अर्जुन रायजादा को छोड़ दिया, तो उसकी छाती पर आंसू के दागों को देखते हुए उसने अजीब तरह से कहा, मुझे माफ कर दो। हे सब ठीक है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ। झांग यानतोव ने सिर हिलाया, अपने सामान्य व्यवहार को पुनः प्राप्त करते हुए। फिर अर्जुन रायजादा से कहा, अब आप जा सकते हैं। क्या अभी दोपहर भी नहीं हुई है? अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो जेल में ही बैठी रहो। झांग यानतोव ने अर्जुन रायजादा की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, फिर वह फोन किन के साथ चली गई। दरवाजे पर फैंग झीक्सियाओ और अन्य लोग इकट्ठा हुए। उनमें से प्रत्येक ने अर्जुन रायजादा को अंगूठा दिखाया और मुस्कुराया। भाई अर्जुन, चलो हमारे हॉटपॉट शहर की जांच करें। अरे ये तो शानदार है। फैंग झीक्सियाओ खिलखिलाकर हंसा। ठीक है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, फिर ली तेनू को निर्देश दिया कि वह दूसरों को काम पर वापस ले जाए और परेशानी पैदा न करे। हाओजी और दाजिया अर्जुन रायजादा के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें तियान्या समूह में काम करने के लिए वापस भेज दिया, क्योंकि वे जब भी जरूरत हो रियो ओबरॉय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। अनजाने में अर्जुन रायजादा के दिल में रियो ओबरॉय की सुरक्षा उसकी अपनी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। फैंग झीक्सियाओ और अन्य लोगों के साथ यूनिवर्सिटी सिटी की ओर बढ़ते हुए लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। मोमो, क्या आज तुम्हारी कक्षाएं नहीं होनी चाहिए? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। मैंने भाई अर्जुन के साथ बिताने के लिए छुट्टी ली थी। लियू मोमो ने एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। यह 18 वर्षीय लड़की एक युवा महिला की सुंदरता बिखेर रही थी। यह अच्छा नहीं है। कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। भाई अर्जुन की तरह अशिक्षित मत बनो। मोमो को भविष्य में एक जानकार व्यक्ति बनने की जरूरत है। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो को गंभीरता से देखा। भाई अर्जुन अशिक्षित है, इसलिए उनके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। वे केवल दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, मानव ढाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन मोमो अलग है, आपको एक सफल व्यक्ति बनने की जरूरत है, समझे? हाँ,
लियू मोमो ने सिर हिलाया और कहा, तो क्या मैं भविष्य में भाई अर्जुन का समर्थन कर सकता हूँ? ओह! अर्जुन रायजादा दंग रह गया, उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियू मोमो ऐसा कुछ कहेगी। उसके शब्द उसके हृदय की गहराई में उतर गए, उसके कोमलतम भाग को छू गए। अस्पष्ट रूप से उसके मन में यादों का एक कुंड उमड़ पड़ा, फिर भी वह उन यादों को खोल नहीं सका। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो को गंभीरता से देखा और कहा, अगर मौका मिला तो भाई अर्जुन तुम्हें जीवन भर के लिए अपना समर्थन जरूर देंगे, ठीक है? ठीक है, चलो एक छोटा सा वादा करते हैं। लियू मोमो ने पहले प्यार की मीठी चमक से भरी मुस्कान के साथ अर्जुन रायजादा को देखा। फिर दोनों ने अपनी उंगलियां एक साथ फंसा ली। लियू मोमो ने मधुरता से कहा, पिंकी वादा करती हूँ 100 साल तक यहीं रहूंगी, कोई बदलाव नहीं होगा। इसे सील कर दो। जब वे जियागुआई विश्वविद्यालय के पास से गुजरे तो अर्जुन रायजादा ने भावुक होकर उनकी ओर हाथ हिलाया। लियू मोमो ने कैंपस के गेट से बाहर निकलकर उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया। वह तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। भाई अर्जुन, मोमो एक अच्छी लड़की है। तुम्हें उसे निराश नहीं करना चाहिए। फैंग जिक्सियाओ ने अर्जुन रायजादा से अर्थपूर्ण टिप्पणी की। होशियार, तुम्हें क्या पता? अर्जुन रायजादा ने झपट्टा मारा और फैंग जिक्सियाओ को एक थप्पड़ मारा, जो तुरंत इधर उधर भागने लगा, जिससे पीछे खड़े छोटे भाई हंसने लगे। लाल स्कार्फ जियाओ एर ने सूंघते हुए अर्जुन रायजादा को ईर्ष्या से देखा। भाई अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। बहन मोमो बहुत सुंदर लड़की है। हमारी कक्षा की लड़कियां बिल्कुल भी मजेदार नहीं हैं, हमेशा गंदी रहती हैं और हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती हैं। हाँ, भाई अर्जुन, जियोएर को वसंत बुखार हो गया है। फैंग जिक्सियाओ तुरंत हंस पड़ा। समूह हॉटपॉट शहर की ओर बढ़ता रहा, जिसे फैंग जिक्सियाओ के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे ये खबर तेजी से फैल गई। फैंग जिक्सियाओ की प्रसिद्धि जियांगुई शहर में फैलने लगी। इस घटना के अपने फायदे और नुकसान थे। अच्छी बात यह थी कि फैंग जिक्सियाओ अब केवल फोन करके बड़ी संख्या में अनुयायी जुटा सकता था, जिससे उसे सभी से जिजियाओ का सम्मानजनक संबोधन प्राप्त हुआ। हॉटपॉट सिटी पर कब्जा करने के बाद वह अपने छोटे भाइयों को प्रतिदिन सुरक्षा राशि इकट्ठा करने के बजाय पर्याप्त आय उत्पन्न करने के लिए वैध व्यवसाय की ओर निर्देशित कर सकता था। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष इसकी उच्च दृश्यता थी। झांग दादन का क्षेत्र हमेशा से कई गिरोहों, विशेष रूप से फ्लेम ड्रैगन गिरोह के लिए वांछित रहा था, जिसकी नजर हॉटपॉट सिटी पर थी, जो घनी आबादी और छात्र समूहों के कारण प्रतिदिन धन कमाता था। अब जब फैंग जिक्सियाओ ने इसे अपने हाथ में ले लिया है, तो क्या वे चिंतित नहीं होंगे? सभी लोग हॉटपॉट शहर में पहुंचे, जहां अंदर से काफी गंदगी थी। मेज और कुर्सियां बेतरतीब ढंग से रखी हुई थीं, तथा कई चीजें बेतरतीब ढंग से फेंकी हुई थीं। पहले ये स्थान हॉटपॉट शहर था, जो इंडक्शन कुकर टेबलों से भरा हुआ था। वहां एक चेकआउट काउंटर भी था और पीछे एक रसोई घर भी था। कुल मिलाकर परिसर 1000 वर्ग मीटर से अधिक था। इतने विशाल क्षेत्र को देखकर फैंग जी और अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गए। भाई अर्जुन, आपको क्या लगता है हमें यहाँ क्या करना चाहिए? फैंग जी मुस्कुराया। क्यों न हम हॉटपॉट रेस्टोरेंट चलाना जारी रखें? जियाओ एर ने तुरंत सुझाव दिया और कहा, कौन जाने, शायद मैं अपनी क्लास की प्यारी लड़कियों को मुफ्त में ला सकूं और फिर उन्हें सीधे ऊपर 7 डेज इन में ले जा सकूं। थप्पड़। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, फैंग जी ने उसे थप्पड़ मार दिया। जियो एर ने जल्दी से अपना सिर ढक लिया और घबराते हुए बुदबुदाया, जिजियो, तुमने मुझे क्यों मारा? भाई अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? फैंग जी ने गुस्से से कहा। हाँ, अपनी बात कहो। अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ का क्षेत्रफल कम से कम 1500 वर्ग मीटर के आसपास है। इतनी बड़ी जगह को हॉटपॉट शहर के रूप में जारी रखना पूरी तरह से नुकसानदेह होगा। भाई अर्जुन, सबसे लाभदायक काम क्या है? फैंग जी ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, फिर इत्मीनान से अपनी जेब से सिगरेट निकाली और बोला, अगर आप जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पैसा पानी से भी तेज आएगा। अरे, वह क्या होगा? अगर यह सचमुच पानी से भी तेज आता है तो मैं इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूं। फैंग जी ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। मुझे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह काफी खतरनाक है और हमें संबंधों को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता होगी। अगर संभव हो तो पुलिस के साथ कुछ संबंध मजबूत करना सबसे अच्छा होगा।
अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। भाई अर्जुन, आप मुझे कुछ अवैध काम तो नहीं करने देंगे, है ना? फैंग जी कांप उठा। ये बिल्कुल अवैध नहीं है, बस लाइन के पास खेलना है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, तो क्या तुम में हिम्मत है? हाँ, जब तक भाई अर्जुन मुझसे कहेंगे मैं ये करूंगा। हताशा ने फैंग जी को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था और वह हमेशा कर्ज पर जी रहा था। अब जब उसे पता चला कि वह प्रतिदिन अच्छी कमाई कर सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसमें उसी तरह कूद पड़ा जैसे पतंगा आग में कूद पड़ता है। एक कैसीनो खोलो, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग जी तुरंत दंग रह गया और उत्साहित होकर अर्जुन रायजादा से बोला, भाई अर्जुन, इसके लिए पकड़े जाने के परिणाम गंभीर हैं। वास्तव में क्या फ्लेम ड्रैगन गैंग के कई बड़े कैसीनो जियांगहुआई शहर में ठीक से नहीं चल रहे हैं? अर्जुन रायजादा ने थोड़ी राख झाड़ते हुए कहा, अगर वे नहीं डरे तो तुम्हें क्यों डरना चाहिए? यदि आकाश गिर जाए तो उसे सहने के लिए सदैव लंबे लंबे आदमी ही होंगे, उसकी तुलना में तुम क्या हो? ठीक है, ठीक है। इस पर विचार करते हुए फैंग जी ने सोचा कि यह बात सही है। यदि जियांगुआई के विभिन्न दिशाओं में अन्य लोगों के पास बड़े कैसीनो हैं और हम बीच में एक खोलते हैं, तो ये हर जगह फल फूल सकता है, और कौन जानता है, हमारा कैसीनो उनसे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ये बात ध्यान में रखते हुए फैंग जी ने जल्दी से पूछा, भाई अर्जुन, तो हमें पुनर्निर्माण शुरू कर देना चाहिए, है ना? हम चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाया। भाई अर्जुन, यह आपकी बहुत दयालुता है, फैंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे, मैंने तुम्हें कभी उधार लिए गए पैसे न चुका पाने पर शर्मिंदा होते नहीं देखा, और आज तुम सचमुच कह रहे हो कि तुम शर्मिंदा हो। अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। अब जबकि यूनिवर्सिटी सिटी में कैसीनो खोलने का निर्णय हो चुका था, तो पहला मुद्दा उच्च स्तर पर संबंधों को स्पष्ट करना था। स्पष्ट रूप से कहें तो यान बुआ की तरह एक उपयुक्त संरक्षक ढूंढना था। एक बार ऐसा संरक्षक सुरक्षित हो गया तो कैसीनो चाहे तो भी असफल नहीं हो सकता। आजकल सबसे अजेय संबंध अंडरवर्ल्ड और अधिकारियों के बीच का सहयोग है। इसलिए यूनिवर्सिटी सिटी छोड़ते हुए अर्जुन रायजादा ने सोचा कि एक रक्षक कैसे खोजा जाए। इसके अलावा रक्षक इतना महत्वहीन भी नहीं हो सकता, अन्यथा वह इतने बड़े कैसीनो को कवर करने में सक्षम नहीं हो सकता। तियानेया समूह की ओर चलते हुए अचानक कुछ गंदे लड़कों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से प्रत्येक ने टैंक टॉप जीन्स पहन रखी थी, विभिन्न रंगों में रंगे बाल थे जो काफी विशिष्ट दिख रहे थे।